हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भूमिका का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका बड़े ही ध्यान से अपने मोबाइल फ़ोन में आकाश के एक्सीडेंट का वीडियो फुटेज देखने लगी। आकाश के एक्सीडेंट के ठीक कुछ सेकंड पहले अनिका को वह घूंघट वाली औरतें अपने सर पर पानी का घड़ा लिए रास्ता क्रॉस करती हुई नजर आई। औरतें एक ही तरह के घाघरा चोली पहनकर सर पर घड़ा रखकर रास्ता क्रॉस कर रही थी। उन्हें देखकर किसी भी तरह से कोई बात अनयूजुअल नहीं लग रही थी, मगर फिर अचानक अनिका ने देखा कि ठीक बीच में चल रही औरत ने रास्ते के बीचों बीच आने के बाद अपने घड़े के अंदर हाथ डाला और रास्ते पर कुछ फेंका। अनिका ने वीडियो वहीं पर पॉज कर दिया। अनिका बार बार रिवाइंड करके उस फुटेज को देखने लगी। अनिका को ये यकीन हो गया कि उस औरत ने घड़े में से कुछ निकाल कर रास्ते पर फेंका था, मगर वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी ना हो पाने की वजह से अनिका को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर उस औरत ने घड़े में से क्या निकाला था और रास्ते पर क्या फेंका था। अनिका बार बार वीडियो जूम करके उसे रिवाइंड करके देखती रही, मगर फिर भी अनिका को यह पता नहीं लग रहा था कि उस औरत ने रास्ते पर क्या फेंका था। कुछ देर तक वीडियो देखने के बाद अनिका उस जगह पर गई जहां उस औरत ने कुछ फेंका था। आकाश के एक्सीडेंट को कई घंटे बीत चुके थे। अनिका को रास्ते पर कोई चीज़ पड़ी नजर नहीं आ रही थी। इतने घंटे में कई गाड़ियां उस रास्ते पर चली होंगी, इसलिए जो भी चीज़ उस औरत ने फेंकी थी उसका अब तक वहां होना नामुमकिन था। अनिका ने जब वीडियो आगे देखा तो औरतों के रास्ता क्रॉस करने के बाद जब आकाश की गाड़ी ठीक उस जगह पर पहुंची तो पहुंचते ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी तेजी से पेड़ से टकराकर गिर गई। औरतें काफ़ी देर तक वहीं खड़ी आकाश की कार की ओर देख रहे थे। लोगों की भीड़ जमा होने के बाद वह औरतें वहां से निकल गई। वीडियो फुटेज में अनिका ने जो कुछ भी देखा था उससे किसी भी बात का अंदाज़ा लगा पाना बेहद मुश्किल था। अनिका बड़े ही ध्यान से रास्ते पर बने कार के टायर मार्क्स को देखने लगी। अनिका यह देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ था जिससे ड्राइवर से इतनी बड़ी गलती हो गई, और जो ड्राइवर सबसे सेफ माना जाता था वो अचानक ही गाड़ी पर अपना कंट्रोल कैसे घुमा बैठा। अनिका ने जब गौर से रास्ते पर बने टायर मार्क्स को देखा तब उसे एहसास हुआ कि टायर मार्क्स के निशान में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा था। जब कार रास्ते पर थी तब टायर मार्क्स के काफ़ी पतले निशान नज़र आ रहे थे, मगर पेड़ तक पहुँचते पहुँचते वह निशान काफ़ी मोटे हो गए थे। इसका मतलब साफ था कि गाड़ी के आगे के दोनों टायर के फटने की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था। यह बात जैसे ही अनिका के दिमाग में आई, अनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि जो बात अनिका ने नोटिस की थी वह अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी ने नोटिस क्यों नहीं की थी। अनिका अपने मोबाइल फ़ोन में टायर मार्क्स की तस्वीर खींचने लगी। तभी अचानक अनिका के कानों पर कुछ औरतों के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। अनिका ने उस आवाज़ की ओर ध्यान नहीं दिया और रास्ते पर बने टायरों के निशान की तस्वीर खींचती रही। रास्ते से लेकर उस पेड़ तक अनिका ने एक वीडियो बनाया जिस पेड़ से आकाश की कार टकराई थी। धीरे धीरे अनिका के कानों पर औरतों के गीत की आवाज़ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गाँव की औरतें कोई भजन गा रही थी। वीडियो लेने के बाद जैसे ही अनिका ने मुड़कर पीछे देखा तो यह देखकर हैरान हो गई कि घूंघट डाली कुछ औरतें तालियां बजाकर भजन गाते हुए अनिका के पास आ रही थी। यह वही औरतें थीं जो वीडियो फुटेज में दिखाई दे रही थी। अनिका की हैरानी बढ़ती जा रही थी। वह औरतें ज़ोर ज़ोर से गाना गाती हुई तालियां बजाकर अनिका के पास आने लगी। उन सारी औरतों के सर पर वही पानी के घड़े थे जो वीडियो में नज़र आ रहे थे। उन औरतों का पहनावा भी ठीक उसी तरह का था जैसा वीडियो में नज़र आ रहा था। अनिका को पूरा यकीन था कि यह वही औरतें थीं जो वीडियो में नज़र आ रही थी। जैसे जैसे औरतें अनिका के पास आने लगी, अनिका की हैरानी बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक वह औरतें अनिका से कुछ मीटर दूर खड़ी हो गई। अचानक ही उन्होंने गाना भी बंद कर दिया था। अनिका फटी हुई आंखों से घूंघट डाली उन औरतों को देखती रही। अनिका को किसी का चेहरा नहीं नज़र आ रहा था। घूंघट काफ़ी लंबा था, मगर उन औरतों की आंखों के ठीक सामने एक पतली सी जाली नज़र आ रही थी। घूंघट में बनी इस जाली के जरिए वह औरतें सब कुछ देख पा रही थी, मगर उस जाली की बनावट कुछ ऐसी थी कि उन औरतों का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। तभी उन औरतों की टोली से अचानक एक लंबी सी औरत अनिका की ओर आगे बढ़ी। अनिका के पास अपने बचाव के लिए ना तो कोई हथियार था और ना ही उसके पास कोई नज़र आ रहा था।
अनीका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अनीका ने उन औरतों को अपने मार्शल आर्ट के जरिए डिफेंड किया तो उन औरतों का बचना मुश्किल था। तभी आगे बढ़ रही उस औरत ने फिर से ठीक उसी तरह से घड़े में अपना एक हाथ डाला जैसा वीडियो में नजर आ रहा था। उस औरत ने घड़े में से अपनी मुट्ठी बाहर निकाली और जैसे ही मुट्ठी खोली, अनीका को कुछ भारी लोहे की कीलें नजर आई। इससे एक बात साफ हो गई थी कि उस औरत ने आकाश के कार के सामने यही कील डाली थी, जिससे अचानक ही आकाश की कार के टायर फट गए और ड्राइवर कार से कंट्रोल घुमा बैठा और इन्हीं कीलों की वजह से आकाश का एक्सीडेंट हुआ था। इसका मतलब साफ था, आकाश के हत्यारे इस वक्त अनीका की आंखों के सामने खड़े थे। उन सारी की सारी घूंघट पहनी हुई औरतों ने ही अनीका के भाई की जान ली थी। अचानक उन औरतों में से एक औरत ने फिर से भजन गाना शुरू कर दिया और अपने हाथ में लिए थाली को लेकर धीरे धीरे अनीका की ओर आगे बढ़ने लगी। अनीका के पास आकर उस औरत ने अनीका की आरती उतारना शुरू कर दिया। अनीका हैरानी से उन औरतों की एक एक हरकत को नोटिस कर रही थी, मगर इससे पहले कि अनीका उनसे कोई भी सवाल करे, अनीका की आंखें भारी होने लगी थी। धीरे धीरे अनीका को अपने सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा था। अनीका को ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया था और अनीका के लिए अब खुद के पैरों पर खड़ा रहना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते वह घूंघट वाली औरतें अनीका के इर्द गिर्द एक गोला बनाकर खड़ी हो गई और सभी औरतों ने अपने भजन की स्पीड और आवाज़ तेज कर ली। लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर रही अनीका के हाथों में मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। अनीका जैसे ही ज़मीन पर गिरी, अनीका का मोबाइल रास्ते के बगल में ठीक पेड़ के नीचे जा गिरा, जिस पर रोहित का नंबर फ्लैश हो रहा था। अनीका ने कॉल नहीं उठाया तो रोहित ने अनीका को मैसेज भेजा। रोहित ने मैसेज में लिखा था, वेयर आर यू, प्लीज़ कॉल। तुमने काफ़ी देर से आराम नहीं किया है, घर आ जाओ, कुछ देर आराम कर लो, बच्चे भी तुम्हारी वेट कर रहे हैं। रोहित बच्चों के साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठा था। रोहित के चेहरे पर परेशानी देखकर रिया ने रोहित से पूछा, क्या हुआ पापा, मम्मा ने कॉल नहीं उठाया? रिया की बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, हाँ तुम तो जानती हो तुम्हारी मम्मा डॉक्टर है, शायद कोई इमरजेंसी केस आया होगा, वह पेशेंट को अटेंड कर रही होंगी, इसलिए कॉल नहीं उठा पा रही है, मगर तुम लोग खाना खा लो। तभी अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए कहा, मेरे ख्याल से 10 मिनट और इंतज़ार करते हैं, अगर माँ आ जाएगी तो हम सब उनके साथ मिलकर खाना खाएंगे। बच्चों को जिद करते हुए देखकर रोहित भी उनकी बात को टालना नहीं चाहता था। रोहित ने दोबारा अनीका को कॉल लगाया, मगर इस बार कुछ रिंग बजते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रोहित काफ़ी हैरानी से अपने फ़ोन स्क्रीन पर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनीका उसका कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर रही थी। अनीका अगर किसी पेशेंट को अटेंड कर रही होती तो ज़रूर उसने अपना मोबाइल फ़ोन अपनी असिस्टेंट को दे रखा होता, मगर अनीका की असिस्टेंट कभी भी अनीका के मोबाइल फ़ोन की बजती हुई रिंग डिस्कनेक्ट नहीं करती थी। 10 मिनट गुजर गए और उन 10 मिनट में रोहित ने कम से कम 10 बार अनीका को कॉल लगाया, मगर हर बार कुछ रिंग बजते ही रोहित की कॉल काट दी जाती। अनीका ने इससे पहले कभी इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अनीका बार बार कॉल डिस्कनेक्ट क्यों कर रही थी। ना ही अनीका रोहित के मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। रोहित बड़े ही परेशानी में नज़र आ रहा था। जब अचानक रोहित ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो रिया ठीक रोहित के पीछे खड़े होकर रोहित का मोबाइल फ़ोन देख रही थी। रिया ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ पापा, मम्मा कॉल नहीं रिसीव कर रही? रोहित बच्चों को परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए रोहित ने रिया को अपने पास वाली चेयर पर बिठाते हुए कहा, मैंने कहा ना तुमसे, मम्मा कोई ज़रूरी केस अटेंड कर रही होगी, तुम लोग अब खाना शुरू करो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बिठाने के बाद रोहित घर में बनी अपनी पर्सनल ऑफिस में चला गया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि वहाँ उसे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। रोहित अपने ऑफिस में कुछ देर यहाँ से वहाँ चक्कर लगाता रहा। रोहित बड़ी ही बेसब्री से अनीका के कॉल बैक का इंतज़ार कर रहा था, मगर जब आधा घंटा बीत गया और अनीका का कोई कॉल बैक नहीं आया तो रोहित ने फिर से अनीका को कॉल लगाया। इस बार भी कुछ रिंग बजने के बाद रोहित का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब तक रोहित जान चुका था कि जो कुछ भी हो रहा था वह नॉर्मल नहीं था, ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ थी, और इसलिए रोहित अपने पर्सनल ऑफिस से निकलकर सीधे अपने कार में बैठा और गुलेरिया हाउस के लिए रवाना हो गया। गुलेरिया हाउस पहुंचते ही जैसे ही दरवाजे पर घर के नौकरों ने रोहित को देखा, वह लोग रोहित की मेहमान नवाजी के लिए दौड़कर रोहित के पास आए। मगर इससे पहले कि कोई नौकर रोहित को कुछ पूछ पाता, रोहित ने नौकरों से पूछा, क्या अनीका यहाँ आई है? नौकरों ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैडम तो यहाँ नहीं है। रोहित के चेहरे पर परेशानी देखते हुए घर के एक पुराने नौकर ने पूछा, साहब क्या हुआ, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं।
रोहित ने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर यहाँ वहाँ देखने के बाद उस नौकर से पूछा, पापा कहाँ पर हैं? रोहित का सवाल सुनते ही नौकर ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, करण साहब तो ऊपर अपने कमरे में हैं, मगर उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया है। ना तो किसी से मिलना चाहते हैं और ना ही किसी से बात करना चाहते हैं। आकाश साहब की तबीयत को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। हम सबको सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। साहब आप आए हैं तो कुछ देर उनसे बात कर लीजिए। हम में से किसी की बात तो नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि अपने दामाद की बात सुनकर दो निवाला खा ले। करण साहब की तबीयत की चिंता तो हम सबको है, मगर किसी न किसी तरह हम सबको इस वक्त हिम्मत से काम लेना ही होगा। अगर करण साहब ज़्यादा देर तक भूखे रहे तो उनकी तबीयत पर असर पड़ सकता है। रोहित अच्छी तरह से समझ सकता था कि ऐसे वक्त में अगर खाना ठीक से ना खाया जाए तो शरीर पर उसका क्या परिणाम हो सकता था। करण काफ़ी सीरियस और लंबी बीमारी से बाहर निकले थे। भले ही इस वक्त वो काफ़ी तंदुरुस्त नज़र आ रहे थे, मगर रोहित ने उन्हें मौत के मुंह से बाहर आते हुए देखा था। मगर इस वक्त रोहित के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अनीका कहाँ थी और वह क्यों उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। रोहित बार बार अनीका को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर अभी भी कुछ रिंग बजने के बाद रोहित का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता था। रोहित ने हर जगह कॉल लगाकर पूछ लिया था, हॉस्पिटल से लेकर गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के हेड ऑफिस तक, मगर सभी का सिर्फ एक ही जवाब था, सर मैडम तो यहाँ पर नहीं आई। कोई नहीं जानता था कि अनीका कहाँ थी। देखते ही देखते रात के 12 बज गए, मगर अनीका का कोई अता पता नहीं था। रोहित वहीं गुलेरिया हाउस में बैठकर अनीका का इंतज़ार करता रहा। बच्चे भी बार बार कॉल करके पूछ रहे थे कि अनीका कहाँ थी। अनीका बच्चों का भी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, मगर किसी तरह रोहित बच्चों को यह कहकर टाल देता था कि मम्मा किसी मेडिकल इमरजेंसी में बिजी है। मगर अंदर ही अंदर रोहित भी जानता था अनीका ज़रूर किसी गहरी मुसीबत में थी और अनीका को इस वक्त रोहित की मदद की ज़रूरत थी। रोहित काफ़ी देर तक गुलेरिया हाउस में बैठकर अनीका का इंतज़ार करता रहा। रोहित की परेशानी देखकर गुलेरिया हाउस के बाकी सदस्य अभी धीरे धीरे नीचे आने लगे थे, मगर रोहित सभी लोगों को यह बताना नहीं चाहता था कि अनीका मिसिंग थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आकाश के एक्सीडेंट के कारण गुलेरिया हाउस में पहले से बहुत परेशानियां चल रही थी। वह उनकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहता था। रात के 1 बज गए थे। रोहित गुलेरिया हाउस से बाहर निकल गया। रोहित अपने कार में बैठकर दिल्ली हाईवे पर अपनी कार तेज़ी से दौड़ाने लगा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहाँ जाए। अनीका को ढूंढने के लिए उसे क्या करना चाहिए, यह बात अब उसकी समझ के बाहर हो चुकी थी। रोहित के मन में कई बार यह ख्याल भी आया कि वह अनीका की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में कर दे, मगर ऐसा करने से पहले रोहित कुछ देर और इंतज़ार करना चाहता था। जब रोहित ने थक हार कर आखिरकार फैसला कर लिया कि वह सीधे पुलिस स्टेशन जाकर अनीका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएगा, तभी रोहित के मोबाइल फ़ोन पर भूमिका का नंबर फ्लैश होने लगा। कॉल कनेक्ट होते ही भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित क्या तुम जाग रहे हो? परेशान रोहित भूमिका को अपने टेंशन का कारण बताना नहीं चाहता था, मगर फिर भी कार ड्राइव करते हुए दबी हुई आवाज़ में रोहित ने भूमिका से कहा, हाँ बताओ, कुछ काम था तुम्हें? तभी भूमिका ने रोहित से कहा, कुछ नहीं रोहित, क्या अनीका तुम्हारे साथ है? भूमिका का सवाल सुनकर रोहित ने एक गहरी सांस ली और भूमिका से कहा, क्या तुम उसे कोई मैसेज देना चाहती हो? भूमिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, रोहित दरअसल बात यह है कि शाम को मेरी उसके साथ बातचीत चल रही थी। उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और मैंने दोबारा उसे कॉल करने की कोशिश की तो उसका कॉल नहीं लग रहा था। अब काफ़ी देर हो गई वह मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही। मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके पूछ लूँ, अनीका तुम्हारे साथ ही है ना? भूमिका की पूरी बात सुनने के बाद रोहित ने भूमिका से कहा, नहीं भूमिका, अनीका अब तक घर नहीं लौटी। मैंने भी उसे कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, मगर वह कॉल रिसीव नहीं कर रही है। रोहित की बात सुनकर भूमिका भी काफ़ी परेशान हो गई थी। भूमिका ने तेज़ सांस लेते हुए रोहित से कहा, यह अचानक अनीका कहाँ चली गई? मुझे भी कुछ नहीं बताया और तुम भी नहीं जानते कि वो कहाँ है, तो अनीका आखिर कहाँ गई होगी? रोहित, कहीं अनीका को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया ना? भूमिका की बात सुनते ही रोहित ने ज़ोर से अपनी कार को ब्रेक मारी। कार के ठहरने के बाद रोहित ने भूमिका से कहा, देखो भूमिका, तुम परेशान मत हो। मुझे यह बताओ कि आखिर बार तुम्हारी बात अनीका के साथ कब हुई थी और तुम लोग क्या बात कर रहे थे? भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि अनीका ने आकाश की मौत के बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। भूमिका अनीका की बात को टालना नहीं चाहती थी, इसलिए बात बनाते हुए भूमिका ने कहा, कुछ नहीं, वह आकाश की कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे। वह आकाश की तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान थी। रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए भूमिका से पूछा, बस इतनी ही बात हुई थी?
भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि बात इतनी सी नहीं थी, लेकिन अगर भूमिका रोहित को सीसीटीवी फुटेज वाली बात बताती है तो उसे आकाश की मौत का राज भी रोहित के सामने खोलना होगा, जो वह किसी भी हालत में नहीं कर सकती थी। भूमिका किसी भी तरह रोहित से आकाश के एक्सीडेंट का टॉपिक अवॉइड करना चाहती थी, इसलिए बात टालते हुए भूमिका ने रोहित से कहा, तुम एक काम करो, तुम एक बार हॉस्पिटल जाकर मयूर से मिलो, मैं भी वही हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। भूमिका का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित ने तेजी से लाइफ केयर हॉस्पिटल की ओर अपनी गाड़ी मोड़ ली। अस्पताल पहुंचते ही रोहित दौड़कर हॉस्पिटल के अंदर गया। रोहित को इस तरह दौड़ लगाते हुए देखकर हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ हैरान रह गया था। उन्होंने रोहित को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। जैसे ही रोहित टॉप फ्लोर पर बने स्पेशल आईसीयू वार्ड में पहुंचा, रोहित ने देखा कि आकाश के वार्ड के आगे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। मयूर कहीं नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए रोहित जैसे ही आईसीयू वार्ड के दरवाजे की ओर आगे बढ़ा, तब मयूर के लोगों ने रोहित का रास्ता रोक लिया। रोहित हैरान होकर सिक्योरिटी गार्ड्स को देखने लगा। रोहित ने अपने सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड से कहा, क्या तुम जानते भी हो तुम किसे रोक रहे हो? उन सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी नज़रें झुकाते हुए रोहित से कहा, सर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कौन हैं, मगर माफ़ कीजिएगा, हम इस वक्त ड्यूटी पर हैं और इस वक्त अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। यह हमारी बॉस अनीका जी का हुक्म है। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अनीका ने इतनी सिक्योरिटी आकाश की आईसीयू वार्ड के बाहर क्यों लगा रखी थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आकाश की कंडीशन काफ़ी नाजुक थी, मगर इतनी सिक्योरिटी लगाने का क्या मतलब था? यह बात रोहित की समझ के बाहर थी। रोहित की लाइफ केयर हॉस्पिटल में वैसे भी काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी पहले से मौजूद थी, मगर आकाश के लिए इतनी कड़क सिक्योरिटी क्यों लगाई गई थी, यह बात रोहित के समझ के बाहर थी। रोहित ने अपने सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, अच्छा चलो मुझे इतना बताओ, क्या अनीका मैडम इस वक्त अंदर हैं? वह सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित के सवाल पर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद नहीं जानते थे कि उन्हें इस बात की इजाज़त थी भी या नहीं कि वह रोहित को इस बात का जवाब दे पाएँ। रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मैं तुम्हारी मैडम का पति हूँ। क्या अब मुझे इतना भी जानने का अधिकार नहीं है कि मेरी बीवी कहाँ है? जैसे ही रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची की, रोहित के सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, माफ़ कीजिएगा सर, हमारा वह मतलब नहीं था, लेकिन सर अनीका मैडम अंदर नहीं है। जैसे ही रोहित के कान पर यह बात पड़ी, रोहित काफ़ी निराश हो गया। वह हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर जाकर बैठ गया। रात के 2 बज चुके थे, मगर अनीका का कोई अता पता नहीं था। ना ही अनीका कॉल रिसीव कर रही थी और ना ही अनीका कहाँ थी, इस बारे में रोहित को कोई सुराग मिल रहा था। तभी अचानक मयूर लिफ्ट के दरवाजे से बाहर निकला। मयूर को लिफ्ट से बाहर आता हुआ देखकर रोहित अपनी जगह से तुरंत खड़ा हो गया और मयूर से पूछने लगा, मयूर अनीका कहाँ है? क्या तुम जानते हो इस वक्त अनीका कहाँ है? मयूर भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। मयूर ने रोहित के पास आकर उससे कहा, मैं भी नहीं जानता कि अनीका कहाँ है। इनफैक्ट मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अनीका को कब से कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वह मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही। मुझे लगा शायद वो यहाँ आकाश से मिलने आई होगी, इसलिए मैं यहाँ आया। मयूर ने जिस तरह से यह बात कही थी, उसे रोहित को मयूर की बात में कहीं ना कहीं झिझक दिखाई दे रही थी। मयूर की इसी झिझक को पकड़ते हुए रोहित ने कहा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मयूर अच्छी तरह से जानता था कि किसी भी हालत में इस वक्त रोहित को पता नहीं चलना चाहिए कि आकाश के साथ क्या हुआ था, इसलिए पूरी बात रोहित से छुपाते हुए मयूर ने कहा, मुझे लगा आप सो रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। रोहित के लिए मयूर ही एक आखिरी उम्मीद थी जिसे पता होता कि अनीका कहाँ थी। मयूर को छोड़कर रोहित हर उस जगह कोशिश कर चुका था जहाँ अनीका हो सकती थी या जिसे पता हो कि अनीका कहाँ है। श्रेया खुद हॉस्पिटलाइज्ड थी। रोहित ने अस्पताल में आने के बाद यह पता लगा लिया था कि अनीका श्रेया के साथ भी नहीं थी। अब हर गुजरते पल के साथ रोहित की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। रोहित ने मयूर के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, आकाश की तबीयत में कुछ सुधार हुआ? मयूर नहीं जानता था कि वह इस सवाल का क्या जवाब दे सकता है, इसलिए रोहित के सवाल पर सिर्फ उसने हाँ में अपना सर हिला दिया और कहा, हाँ धीरे धीरे उसकी कंडीशन बेटर होने लगी है, ट्रीटमेंट चल रही है, बस अभी ऊपर वाले से प्रार्थना करनी है कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मयूर की बात सुनने के बाद रोहित ने मयूर से कहा, देखो इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बस एहतियात के तौर पर पुलिस कंप्लेंट करने का फ़ैसला किया है। पुलिस अपना काम करेगी। मैंने भी अपने आदमियों को अनीका को ढूंढने के लिए भेज दिया है। आई एम श्योर अनीका जहाँ भी होगी बिल्कुल सही सलामत होगी। और फिर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो अनीका की अगर आंख लग जाए तो वह 12 से 13 घंटे से पहले जागती नहीं है।
हो सकता है वह इन सब टेंशन की वजह से कुछ ज़्यादा ही थक गई हो और कहीं आराम कर रही हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सुबह होते होते अनिका वापस लौट आएगी। जैसे ही रोहित ने लिफ्ट के पास जाने के लिए अपने कदम उठाए, मयूर ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, रोहित भाई, क्या अनिका को किसी ने किडनैप कर लिया होगा? मयूर के सवाल पर रोहित चौंक गया। रोहित ने मयूर की ओर देखकर कहा, अनिका गुलेरिया परिवार की बेटी है और मारवा खानदान की बहू। इस शहर में किसी की यह हिम्मत नहीं कि अनिका को किडनैप कर सके। ऐसी हरकत करने वाला जानता है कि वह कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मयूर ने भी रोहित की बात में हामी भरते हुए कहा, यह बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। अगर इस शहर में किसी ने भी इस तरह की बात सोचने की भी हिम्मत की तो यह बात तो पक्की है कि वह खुद चलकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। मयूर गुलेरिया से बात करने के बाद रोहित सीधे लाइफ केयर हॉस्पिटल से बाहर निकला और अपनी कार में बैठ गया। रोहित ने सोच लिया था कि वह पुलिस में जाकर अनिका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देगा, लेकिन जैसे ही रोहित ने अपनी कार स्टार्ट की, रोहित के कार की विंडो पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। जब रोहित ने विंडो के बाहर देखा तो रोहित की कार के बाहर भूमिका खड़ी थी। भूमिका को देखते ही रोहित कार से बाहर उतरकर भूमिका से कहने लगा, देखो भूमिका, मुझे लगता है कि अनिका किसी मुसीबत में है, मगर यह बात तुम अभी किसी से कहना मत। तुम चलो मेरे साथ, तुम स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर हो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम अनिका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रोहित ने अनिका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई तो बहुत जल्द इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि आकाश की मौत हो चुकी है। और अनिका ने खास तौर पर भूमिका से कहा था कि आकाश की मौत की खबर अभी लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। हालांकि भूमिका को भी अनिका की फ़िक्र हो रही थी, मगर वह यह भी जानती थी कि अनिका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की थी। वह किसी भी मुसीबत से अकेले ही बाहर निकलने का दमखम रखती थी। इसलिए रोहित को रोकने के लिए भूमिका ने बहाना बनाते हुए कह दिया, नहीं नहीं रोहित, पुलिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अनिका को जहाँ भी होगी बिल्कुल सेफ़ होगी। देखो, तुम्हारी ही तरह मुझे भी अनिका की फ़िक्र है, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अनिका से कितना प्यार करते हो। मगर ज़रा सोचो, अगर तुमने इस वक्त पुलिस में अनिका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी तो पूरा का पूरा प्रेस और मीडिया इसी वक्त गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार के पीछे पड़ जाएगा। आकाश की ऐसी हालत में गुलेरिया परिवार इस तरह की सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगा। रोहित भी भूमिका की बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। कहीं ना कहीं रोहित भी यह फील कर रहा था कि हो सकता था कि अनिका की आंख लग गई हो और वह वहीं पर गहरी नींद में सो गई हो। इससे पहले भी अनिका के साथ कई बार ऐसा हो चुका था। जब आदिनाथ के साथ अनिका ने फ्लाइट की थी तो फाइट के बाद तुरंत अनिका बेहोश हो गई थी। रोहित जानता था कि वह बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि गहरी नींद में सो चुकी थी। कहीं ना कहीं रोहित के दिल में बस अब यह एक ही उम्मीद थी कि सुबह होते ही अनिका मुस्कुराती हुई वापस घर आएगी और कहेगी, माफ़ करना, मेरी आंख लग गई थी, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पा रही थी। रोहित मन ही मन यह प्रार्थना कर रहा था कि तभी अचानक रोहित के मोबाइल फ़ोन पर आर्यन का नंबर फ्लैश होने लगा। फ़ोन पर आर्यन काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। रोहित ने आर्यन को शांत करते हुए पूछा, देखो आर्यन, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था। तुमने जब कॉल लगाया तो क्या माँ ने तुमसे बात की? आर्यन ने भी अच्छी तरह से रोहित को समझाते हुए कहा, नहीं, मैं जब भी मम्मा को कॉल लगाता था तो कुछ रिंग के बाद फ़ोन कट हो जाता था, मगर अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने रिया ने और अलेक्जेंडर ने मिलकर मम्मा को कॉल लगाया तो कुछ रिंग के बाद माँ ने कॉल रिसीव किया। हम सब बहुत खुश हो गए। हम सब ने माँ के साथ बात करने की कोशिश की, मगर सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। बस लाउड स्पीकर पर हमें कुछ औरतों के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम लोग काफ़ी देर तक माँ के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ देर बाद अपने आप ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। आर्यन की आवाज़ से यह साफ पता चल रहा था कि आर्यन अपनी माँ को लेकर कितना परेशान था। बच्चों की घबराहट टेलीफोन पर उनके सांस लेने के तरीके से ही रोहित को पता चल रही थी। रोहित ने बड़े ही प्यार से लाउड स्पीकर पर अपने तीनों बच्चों को समझाते हुए कहा, देखो, तुम लोग आराम से सो जाओ, अभी रात बहुत हो चुकी है। तुम तो अपनी माँ को अच्छी तरह से जानते हो। माँ की आंख लग गई होगी और वह गहरी नींद में सो गई होगी, और उनकी होटल किसी मंदिर के पास होने की वजह से तुम्हें वह भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तुम लोग बिल्कुल फ़िक्र मत करना, मम्मा नींद पूरी करने के बाद घर लौट आएगी। अभी तुम लोग आराम से सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है। तीनों बच्चों को समझाने के बाद रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, मगर बच्चों की बात सुनने के बाद रोहित की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था।
अनीका का इस तरह से गायब होना और बच्चों को अनीका के फ़ोन पर औरतों के भजन की आवाज़ सुनाई देना, यह सब कुछ काफ़ी अजीब था। अपने बगल में खड़ी भूमिका की ओर देखते हुए रोहित ने कहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनीका आखिर कहाँ चली गई है? और यह बच्चों को फ़ोन पर भजन की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब क्या साफ है कि अनीका ज़रूर किसी मंदिर के आसपास है। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद भूमिका ने रोहित से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक ही अनीका की तबीयत खराब हो गई हो? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि अगर अनीका की नींद पूरी नहीं होती है तो उसकी क्या हालत हो जाती है। हो सकता है वह रात गुजारने के लिए किसी मंदिर का सहारा ले रही हो। भूमिका की बात सुनते ही रोहित ने भूमिका से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी आखिरी बार अनीका के साथ बात हुई थी तब अनीका कहाँ थी? भूमिका ने इस बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, जिस जगह पर आकाश का एक्सीडेंट हुआ था वह वहीं गई थी। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने भूमिका से कहा, चलो मेरे साथ, हम उस एरिया के आसपास के सारे मंदिरों में जाकर एक बार चेक करते हैं, शायद हमें अनीका वहीं मिल जाए। भूमिका और रोहित दोनों रोहित की कार में बैठकर अनीका को ढूंढने के लिए निकल गए। पूरे रास्ते भूमिका और रोहित अनीका को ढूंढते हुए ही जा रहे थे। रोहित मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहा था कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए जिससे वो अनीका तक पहुंच सके। कुछ ही देर में रोहित और भूमिका उस जगह पहुंचे जहां आकाश का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचते ही रोहित और भूमिका दोनों कार से उतरकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां आकाश की कार टकराई थी। अनीका ने भूमिका को जो आखिरी कॉल किया था वह इस स्पॉट से किया था। यह बात भूमिका अच्छी तरह से जानती थी। पेड़ के पास पहुंचकर भूमिका यहाँ वहाँ देखने लगी। हर तरफ काफ़ी अंधेरा था। जिस जगह आकाश का एक्सीडेंट हुआ था वह सड़क शहर से थोड़ी दूर थी। ना ही आसपास कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कोई मकान, जिसकी वजह से हर तरफ काफ़ी अंधेरा था। रोहित ने अपनी कार की हेडलाइट ऑन रखी थी, जिसकी वजह से उस जगह पर थोड़ी बहुत रोशनी हुई थी। अनीका ने उस वीरान बंजर ज़मीन के बारे में जिक्र किया था। हालांकि अंधेरे में भूमिका को कोई चीज़ साफ साफ नज़र नहीं आ रही थी, मगर धीरे से भूमिका अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके पेड़ के बगल वाली बंजर ज़मीन पर चलने लगी। भूमिका ज़ोर ज़ोर से अनीका को आवाज़ लगाने लगी। रोहित भी रास्ते पर आगे चलते हुए अनीका को आवाज़ लगाने लगा। कुछ देर तक रोहित और भूमिका पागलों की तरह अनीका को आवाज़ लगाते रहे, मगर कहीं से अनीका का कोई सुराग नहीं मिला। रोहित और भूमिका लगातार अनीका को ढूंढ रहे थे। काफ़ी अंधेरा होने के बावजूद दोनों ने अनीका को ढूंढना बंद नहीं किया। इतनी देर में वहां रोहित के लोग भी आ पहुंचे। जैसे ही रोहित ने अपने आदमियों को देखा, रोहित ने उनसे कहा, देखो आसपास हर जगह अच्छी तरह से ढूंढो, मैडम यही कहीं हैं। रोहित के सारे आदमी हाथों में टॉर्च लिए हाईवे के आसपास के इलाकों की छानबीन करने लगे। एक्सीडेंट स्पॉट से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी। रात के 2:30 बज चुके थे, मगर रोहित के लोगों ने बस्ती के हर घर में जाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि कहीं अनीका ने रात गुजारने के लिए बस्ती में किसी के घर का सहारा तो नहीं लिया था। रोहित और भूमिका वहीं रोहित की कार के पास खड़े होकर आदमियों के लौटने का इंतजार करने लगे। रोहित के दिल की धड़कनें हर गुजरते पल के साथ बढ़ने लगी थी। रोहित को अब विश्वास हो चुका था कि अनीका जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसी थी। रोहित के आदमी चारों तरफ अनीका की तस्वीर लेकर लोगों से पूछताछ कर रहे थे। जब बस्ती में रोहित के एक आदमी ने एक झोपड़ी में रह रहे कुछ लोगों को अनीका की तस्वीर दिखाई, तब एक 10-12 साल के बच्चे ने उस तस्वीर को पहचान लिया। कुछ देर में रोहित के कुछ लोग उस बच्चे को रोहित के पास लेकर आए। बच्चे के साथ उसके माँ बाप भी आए थे। रोहित के आदमी ने रोहित से कहा, सर इस लड़के ने मैडम को देखा था। जैसे ही रोहित के आदमी ने रोहित से यह बात कही, रोहित ने उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कहाँ देखा था तुमने उसे? वह बच्चा काफ़ी नींद में लग रहा था, मगर किसी तरह अपनी आंखें मसलकर रोहित की आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज़ में उस बच्चे ने कहा, यह आंटी तो शाम को मुझे यहीं पर मिली थी, यहीं इस पेड़ के पास खड़ी थी आंटी। इस आंटी ने मुझे बहुत सारे रुपए भी दिए थे। उस बच्चे ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ मैंने शाम को तुम्हें जो रुपए दिए थे वह इसी आंटी ने दिए थे। उस बच्चे की बात सुनकर भूमिका और रोहित दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। भूमिका ने उस बच्चे को अपनी ओर खींचते हुए पूछा, क्या बात की थी तुमने उस आंटी के साथ, और क्या उस वक्त उनके साथ कोई था? उस लड़के ने मन ही मन कुछ याद करने के बाद भूमिका से कहा, नहीं, उस आंटी ने मुझे पैसे दिए और पूछा कि यहाँ आसपास कोई नदी या कुआं नहीं है तो तुम लोग पानी कहाँ से पीते हो? मैंने कहा हमारी बस्ती के पास एक नल है, वहीं से पानी का इंतजाम करते हैं हम लोग, है ना माँ? उस बच्चे को अपनी ओर वापस खींचते हुए उस बच्चे की माँ ने भूमिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए मैडम, मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की। अगर यह कह रहा है कि उस औरत ने उसे सामने से पैसे दिए थे तो ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा।
मगर हमें इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारे के सारे पैसे लौटाने के लिए तैयार हैं। तभी उस बच्चे के बाप ने गुस्से से अपनी बीवी की ओर देखा और कहा, कौन से पैसे? यह क्या कह रहे हो तुम माँ बेटे? बताओ मुझे, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे बेटे को एक चोर बना दिया। तभी उस बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिसकियां लेते हुए अपने पिता की ओर देखा और कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, उस आंटी ने खुद मुझे पैसे दिए थे, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। उस बच्चे की माँ ने बच्चे को अपने गले से लगाते हुए कहा, देखो मैंने यह बात तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि तुम शराब और जुए में वह पैसे उड़ा ना दो। वह पैसे मेरा बेटा घर ले आया था, उन पैसे से मैं इसके लिए कपड़े खरीदना चाहती थी। भूमिका ने फिर से उस बच्चे के माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा, देखो बेटा, हमें वह पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। बस मुझे इतना बता दो कि जब तुम उस आंटी से यहाँ मिले थे तब क्या उनके आसपास कोई और था? वह यहाँ से कहाँ गई? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? उस बच्चे ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, मैंने सिर्फ उस आंटी से पैसे लिए और मैंने उनसे यह भी पूछा कि अगर उन्हें पानी चाहिए तो मैं यहाँ 1 किलोमीटर दूर एक दुकान है, वहाँ से पानी खरीद कर लाता हूँ, मगर उन्होंने मना कर दिया। फिर वह पैसे लेकर मैं घर चला आया। मुझे नहीं पता वह आंटी कहाँ गई यहाँ से, मगर वह बहुत अच्छी आंटी थी। क्या वह आंटी किसी मुसीबत में है? उस बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए भूमिका ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ आंटी को, तुम अपनी माँ के साथ घर जाओ। भूमिका और रोहित दोनों ही यह बात जान चुके थे कि वह बच्चा अनिका से मिला जरूर था, मगर वह यह नहीं जानता था कि उसके जाने के बाद अनिका के साथ क्या हुआ था। जैसे ही वह बच्चा अपने माँ बाप के साथ अपने घर की ओर आगे बढ़ा, रोहित ने उस बच्चे की माँ को रोकते हुए पूछा, देखिए बहन जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या यहाँ आसपास कोई मंदिर है? कुछ देर सोचने के बाद उस बच्चे की माँ ने रोहित से कहा, नहीं साहब, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। हमारी बस्ती में एक पेड़ है जहाँ भगवान की एक मूर्ति की स्थापना की गई है, हम सब वहीं पर भगवान की पूजा करते हैं। रोहित किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रोहित और भूमिका उस औरत के साथ बस्ती में चले गए। जब रोहित और भूमिका ने देखा कि वह पेड़ काफ़ी वीरान सा था और आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो वह दोनों काफ़ी निराश हो गए। अगर आर्यन को अनिका के मोबाइल फ़ोन पर भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो इसका मतलब साफ था कि अनिका जहाँ भी थी उसके आसपास कई लोग मौजूद थे, और जिस जगह इस वक्त रोहित और भूमिका खड़े थे वह जगह काफ़ी वीरान थी। कुछ ही देर में मयूर भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। तेज सांस ले रहे मयूर ने रोहित की ओर देखकर कहा, भैया, मेरे आदमियों ने हर जगह तहकीकात की, मगर अनिका का कहीं पता नहीं चल रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस शहर में ऐसा कौन पैदा हो गया जिसकी इतनी हिम्मत हो गई। मेरे आदमियों ने हर जगह पूछताछ की, मगर किसी को भनक तक नहीं कि ऐसा किसने किया हो सकता है। पता नहीं चल रहा है कि वह कौन है जो साए की तरह पीछे रहकर इतनी हिम्मत कर सकता है। वह जो कोई भी है बेहद खतरनाक है। यह जानते हुए कि अनिका मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार का हिस्सा है, उसने यह हरकत करने की कोशिश की है। मयूर की बात सुनकर अचानक ही भूमिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। भूमिका ने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे बाकी लोगों से कुछ दूर ले गई। भूमिका ने दबी हुई आवाज़ में रोहित से पूछा, रोहित, कहीं इन सब के पीछे क्रिस्टोफर का हाथ तो नहीं है? देखो, मैंने तुमसे कई बार पूछने की कोशिश की है कि क्रिस्टोफर के साथ क्या हुआ था, मगर तुमने मुझे आज तक कोई बात साफ साफ नहीं बताई। आज बताओ मुझे, हो सकता है कि क्रिस्टोफर ने ही अनिका को किडनैप किया हो। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका की किडनैपिंग के पीछे क्रिस्टोफर का कोई हाथ नहीं था। क्रिस्टोफर बदल चुका था और खुद रोहित के आदमियों की निगरानी में था। क्रिस्टोफर को रोहित ने देश से काफ़ी दूर भिजवा दिया था, मगर रोहित जानता था कि कई बार क्रिस्टोफर अपने बेटे अलेक्जेंडर को देखने के लिए दिल्ली आता था। वह उसे छुप छुप कर देखता था और फिर वापस अपने अकेलेपन की दुनिया में खो जाता था। जैसे ही भूमिका ने क्रिस्टोफर की बात की, रोहित ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने एक खास आदमी जैसे रोहित ने क्रिस्टोफर पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट होते ही रोहित ने उस आदमी से पूछा, कहाँ हो तुम? उस आदमी ने रोहित को जवाब देते हुए कहा, सर, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। उस आदमी की बात सुनकर रोहित चौंक गया। उस आदमी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए फ़ोन पर रोहित से कहा, सर, बात दरअसल यह है कि हमेशा की तरह क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर बाबा को देखने के लिए दिल्ली आने की ज़िद करने लगा। हम उसे यहाँ ले आए, मगर पिछले 6 घंटे से क्रिस्टोफर गायब है। अपने आदमी की यह बात सुनकर रोहित के होश उड़ गए।
रोहित ने अपने आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तुम्हारे आंखों के सामने से गायब कैसे हो सकता है? मैंने तुम लोगों से कहा था कि क्रिस्टोफर पर अच्छी तरह से नज़र बनाए रखो, फिर तुमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? रोहित के आदमी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, सर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इतने साल हो गए हमने क्रिस्टोफर से एक पल के लिए भी हमारी नज़रें नहीं हटाई हैं, मगर आज पता नहीं कैसे एक ही पल में क्रिस्टोफर हमारी नज़रों के सामने से जैसे गायब हो गया। हर बार की तरह अलेक्जेंडर बाबा को देखने के लिए क्रिस्टोफर जिद करके दिल्ली आया। हम भी उसी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए। अलेक्जेंडर बाबा को देखने के लिए हम क्रिस्टोफर को अलेक्जेंडर बाबा के स्कूल के पास ले गए। हमने उन पर बराबर नज़र बनाए रखी थी। क्रिस्टोफर ने हमसे कहा कि वह कुछ देर अलेक्जेंडर बाबा को अकेले में मिलना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है और हो सके तो उनसे बात करना चाहता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिस्टोफर की जीने की सिर्फ एक ही उम्मीद है और वह है अलेक्जेंडर। क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर बाबा को बहुत प्यार करता है। हमें लगा कि हमें कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, मगर हमने क्रिस्टोफर से भले ही दूरी बनाई थी, मगर हमने बराबर नज़रें टिका कर रखी थी। क्रिस्टोफर रास्ते पर अलेक्जेंडर बाबा की गाड़ी के आने का इंतज़ार करता रहा। हम भी कुछ ही दूर क्रिस्टोफर पर नज़रें टिका कर बैठे थे। फिर अचानक देखते ही देखते क्रिस्टोफर अपनी जगह से गायब हो गया। एक ही पल के अंदर क्रिस्टोफर कैसे गायब हो गया, यह तो हमें भी नहीं पता चला। हमने काफ़ी देर तक उसे पूरे इलाके में क्रिस्टोफर को ढूंढने की कोशिश की, मगर इसका कोई पता नहीं लगा सके। मुझे तो शक है कि क्रिस्टोफर ने इतने सालों तक बदल जाने का ढोंग किया था और अब मौका मिलते ही वह फरार हो गया है। लगता है पुराना क्रिस्टोफर फिर से ज़िंदा हो गया है। मुझे लगता है आपको और मैडम को बच के रहना चाहिए। हो सकता है कि वह किसी भी वक्त अपनी पुरानी दुश्मनी अनिका मैडम पर अटैक करे। रोहित उस आदमी की बात सुनते हुए बस कुछ देर तक अपनी उंगलियों से अपना माथा मसलता रहा। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर पूरी तरह से बदल चुका था। क्रिस्टोफर के अंदर रह रहे आशीष डोगरा को भी अनिका ने हमेशा हमेशा के लिए क्रिस्टोफर की ज़िंदगी से दूर कर दिया था, इसलिए अपने आदमी की यह बात मानना रोहित के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मगर क्रिस्टोफर की हरकतों को भी रोहित अच्छी तरह से जानता था। पूरी दुनिया पर कब्जा करने के उसके जुनून को जानते हुए रोहित के आदमी की बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना भी रोहित के लिए बेहद मुश्किल था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अब उस जगह पर ज़्यादा देर रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। रोहित ने अपने बगल में खड़ी भूमिका से कहा, क्रिस्टोफर भी गायब है। मेरे ख्याल से मुझे इस वक्त घर जाना चाहिए। इस वक्त मेरा बच्चों के पास होना बहुत ज़रूरी है। भूमिका ने रोहित की बात सुनते ही रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है तुम घर जाओ, मैं इस वक्त ऑफिशियली ड्यूटी पर तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं हेडक्वार्टर जाकर अनिका के बारे में किसी तरह पता लगाने की कोशिश करती हूँ। देखती हूँ मुझे मेरे साथियों से क्या मदद मिलती है। रोहित और मयूर गुलेरिया के आदमियों की गाड़ियों ने पूरा का पूरा रास्ता जाम कर दिया था। सड़क पर इतनी सारी गाड़ियाँ जमा हो गई थी कि पूरी तरह से इलाका गाड़ियों की लाइट से जगमगा उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह रात होते हुए भी हर तरफ दिन का उजाला फैला हुआ था। जैसे ही रोहित अपनी कार में बैठा, रोहित के आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर रोहित के पीछे चले गए। सभी लोगों के जाने के बाद बस्ती में जगे हुए लोग भी अपनी अपनी झोपड़ियों में जाकर सो गए, मगर वह बच्चा जिसे अनिका ने कुछ रुपए दिए थे वह काफ़ी देर तक जागता रहा। कुछ देर बाद उस बच्चे की माँ ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे? वह लड़का काफ़ी घबराया हुआ सा लग रहा था। उसके चेहरे पर इतनी परेशानी और घबराहट देखकर उस बच्चे की माँ ने बिल्कुल दबी हुई और धीमी आवाज़ में बच्चे से पूछा, अब क्या हुआ बताओगे भी? जब से वह लोग आए थे मैं देख रही हूँ तुम काफ़ी परेशान और घबराए हुए नज़र आ रहे हो। क्या तुम उस औरत के बारे में कुछ जानते हो? अपनी माँ की बात सुनते ही वह लड़का अपनी जगह से उठकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। अपने पति को सोया हुआ देखकर वह औरत भी दौड़कर अपने बेटे के पीछे बाहर चली गई। एक पेड़ के पास पहुंचकर वह बच्चा वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गया। अपने बेटे के इस अजीब से बर्ताव को देखते हुए उस माँ ने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? अब बताओ वरना इतनी मारूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। अपनी माँ की डांट सुनकर वह बच्चा अचानक सिसक सिसक कर रोने लगा और अटकती हुई आवाज़ में उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। उस बच्चे की माँ अपने बेटे की यह बात सुनकर काफ़ी हैरान रह गई। अपने बेटे को कंधे से पकड़कर उसे अपने पैरों पर खड़ा करते हुए उस औरत ने अपने बेटे से कहा, सच बता क्या किया है तूने? अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो कल सुबह तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा।
अपनी माँ की इस तरह की बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा और फिर ज़मीन की ओर इशारा करते हुए रोती हुई आवाज़ में उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने उस आंटी का फ़ोन चुराया है। अपने बेटे की यह बात सुनकर वह औरत हैरान रह गई। उस औरत ने अपने बेटे को दोनों कंधों से मजबूती से पकड़ लिया और यहाँ वहाँ देखकर धीमी आवाज़ में पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने उस औरत का फ़ोन चुराया? यह कहते हुए वह औरत ज़ोर ज़ोर से अपने बच्चे को पीटने लगी। बेटे की रोने की चीख सुनने के बाद आसपास के लोगों की नींद खुल गई। इस डर से माँ ने अपने बेटे का मुंह दबा दिया और कहा, अब बंद कर रोना धोना। अगर यहाँ किसी को भी पता चला कि तुमने इस तरह का पाप किया है तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे लोग। और यह दिन देखने से पहले ऊपर वाले ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है हम लोग गरीब हैं। इसका मतलब यह नहीं कि किसी के नसीब की रोटी चुरा कर अपना पेट भरें। उस लड़के ने अपनी दबी और सहमी हुई आवाज़ में अपनी माँ से कहा, माँ क्या इस फ़ोन के लिए यह लोग यहाँ तक आए हैं? अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने फ़ोन चुराया है तो वह क्या लोग मुझे बहुत मारेंगे। अपने बेटे के सवाल का जवाब तो ये गरीब माँ भी नहीं जानती थी। किसी तरह अपनी आवाज़ को दबाते हुए उस औरत ने अपने बेटे से पूछा, कहाँ है वह फ़ोन? ला बता मुझे। अपनी माँ की बात सुनते ही उस बेटे ने यहाँ वहाँ देखकर पहले तो यह तसल्ली कर ली कि कहीं कोई आस पड़ोस से उस पर नज़र तो नहीं रख रहा था। जब उसे तसल्ली हो गई कि उसे कोई नहीं देख रहा था तो पेड़ के पीछे जाकर अचानक ही वह ज़मीन में गड्ढा खोदने लगा। 5-6 मिनट की खुदाई के बाद उसने उस गड्ढे में से अनीका का फ़ोन निकाला और अपनी माँ के हाथों में थमाते हुए कहा, माँ यही है वह आंटी का फ़ोन। मगर माँ उस आंटी ने मुझे जब पैसे दिए थे तो मुझे वह आंटी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा वो आंटी काफ़ी प्यासी थी और उन्हें पानी की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हीं के पैसों में से मैं कुछ दूर चलकर एक दुकान में गया और 10 रुपये की पानी की बोतल ली। मगर जब मैं उन्हें वह पानी की बोतल देने वापस उसी जगह पर पहुंचा तो आंटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मगर वहाँ रास्ते पर मुझे उनका यह फ़ोन मिला। इस पेड़ के पास यह फ़ोन मिला मुझे जहाँ उस कार का एक्सीडेंट हुआ था 2 दिन पहले। मैंने वह फ़ोन उठा लिया। माँ मुझे यह फ़ोन काफ़ी महंगा लग रहा था और वह आंटी भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी देर तक वहाँ पर उस आंटी का इंतज़ार किया मगर वह वापस लौट कर नहीं आई। मैंने सोचा था कि अगर वह आंटी वापस लौट कर नहीं आई तो मैं कुछ दिन बाद यह फ़ोन बेच दूंगा। काफ़ी महंगा फ़ोन लग रहा है। मुझे लगा काफ़ी पैसे मिलेंगे। मैं उन पैसों से हमारी काफ़ी तकलीफ़ें कम कर सकता था, इसलिए मैंने यह फ़ोन यहाँ पर इस गड्ढे में छुपा दिया। अपने बेटे की बात सुनकर उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एक तरफ अपने बेटे के नसीब और अपनी गरीबी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था तो दूसरी तरफ अपने परिवार को लेकर अपने बेटे के दिल में उठ रही फीलिंग्स को देखकर उस माँ को अपने बेटे पर तरस भी आ रहा था। तुरंत वह फ़ोन अपने हाथ में लेते हुए उस औरत ने अपने बेटे से कहा, देखो यह बात अब तुम किसी से मत कहना। मैं भी किसी से यह बात नहीं कहूँगी। अपने पापा को भी यह बात मत बताना। उस बेटे ने भी दबी हुई और धीमी आवाज़ में अपनी माँ से पूछा, मगर माँ इस फ़ोन का हम क्या करेंगे? क्या तुम उसे बेच दोगी? उस औरत ने कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहा, नहीं नहीं बेटा, हमें कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी पर मुसीबत आ सके। पता नहीं उस भली औरत के साथ क्या हुआ होगा। बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि वह जहाँ कहीं भी हो सही सलामत और सुरक्षित हो। ऊपर वाले ने हमें तो इतनी ताकत नहीं दी कि यह पता लगा सके कि वह औरत कहाँ है, किस हाल में है, मगर हम प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि वह जहाँ भी हो सही सलामत हो। रहा सवाल इस फ़ोन का तो बेटा, अगर हमने पुलिस के पास जाकर यह फ़ोन उनके हवाले किया तो हो सकता है कि वह लोग हम पर शक करके हमें ही सज़ा दें। हम एक काम करते हैं, इस फ़ोन को वहीं छोड़ आते हैं जहां तुमने यह फ़ोन मिला था। अंधेरे को कवच बनाकर माँ और बेटा दोनों उस जगह की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे जहां उस बच्चे को अनीका का फ़ोन मिला था। कुछ देर चलने के बाद उस बच्चे ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए दबी हुई आवाज़ में अपनी माँ से कहा, माँ मुझे उस पेड़ के नीचे मिला था यह फ़ोन। यह वही पेड़ है जिस पेड़ के साथ उस दिन वह कार टकराई थी। बच्चे की माँ काफ़ी डरी हुई लग रही थी। अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाया हुआ फ़ोन लेकर वह उस पेड़ की ओर आगे बढ़ने लगी। वह लगातार यहाँ वहाँ देखकर इस बात की तसल्ली कर रही थी कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा था। पूरा रास्ता सुनसान और अंधेरा था। ना तो कहीं दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र आ रही थी और ना ही कोई आदमी नज़र आ रहा था। अपनी साड़ी के पल्लू से वह फ़ोन निकाल कर उस औरत ने धीरे से वह फ़ोन उस पेड़ के नीचे रख दिया। फ़ोन उस पेड़ के नीचे रखने के बाद उस औरत ने थोड़ी मिट्टी डालकर उस फ़ोन को ढक दिया था। कुछ दूर उस औरत को हल्की रोशनी दिखाई दी।
एक गाड़ी तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ रही थी। वह औरत काफ़ी घबरा गई और इससे पहले कि उस औरत पर या उसके बेटे पर नज़र पड़ती, वह औरत अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग निकली। रात के 3:30 बज चुके थे। रोहित जैसे ही मारवा हाउस पहुंचा, रोहित यह देखकर चौंक गया कि तीनों बच्चे अभी भी अपनी मां के इंतजार में जाग रहे थे। रोहित जैसे ही मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुआ, लिविंग रूम में बैठे तीनों बच्चे दौड़कर रोहित के पास आए। रिया रोहित की कमर से लिपट गई और भारी आवाज़ में रोहित से पूछने लगी, डैडी मम्मा आपके साथ नहीं आई? अलेक्जेंडर और आर्यन भी बड़ी उम्मीद के साथ रोहित को देख रहे थे। अपने तीनों बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए रोहित ने कहा, देखो बच्चों, तुम्हें कल सुबह स्कूल जाना है। तुम लोग अभी आराम से सो जाओ। मैंने तुमसे कहा ना, मम्मा बहुत थक गई और इसलिए कुछ देर आराम कर रही होंगी। अब तुम लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी माँ कभी भी 16 से 18 घंटे भी सो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ होगा तुम्हारी माँ के साथ। तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। देख लेना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कल सुबह जब तुम तीनों अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने होगी। रोहित की यह बात सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित ने तीनों बच्चों को अपने अपने बेडरूम में सुला दिया और खुद भी अपने बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मगर रोहित की आंखें खुली की खुली थी। रोहित ने बच्चों को उम्मीद तो दे दी थी कि कल का सूरज उगते ही वह लोग अनिका का चेहरा देखेंगे, मगर अब अपनी ही कही हुई बात पर रोहित को यकीन नहीं हो रहा था। बस किसी तरह रोहित ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा था कि सुबह का सूरज निकलते ही अनिका उसके सामने हो। रोहित की पूरी रात आंखें खुली की खुली ही रही। रोहित को एहसास भी नहीं हुआ कि कब सुबह के 7 बज गए थे। अचानक रोहित के बेडरूम पर किसी की खटखटाने की आवाज़ आई। रोहित ने जब दरवाज़ा खोला तो रोहित ने देखा कि घर का एक नौकर दरवाजे पर खड़ा था। नौकर ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में रोहित से कहा, माफ़ करना सर, मगर बात यह है कि अनिका मैडम के मामा आए हैं नीचे, आपसे मिलना चाहते हैं। रोहित जब नीचे हॉल में आया तब रोहित ने देखा कि किशन मामा और अंजलि मामी अपनी बेटी श्वेता के साथ गेस्ट एरिया में बैठे थे। जैसे ही रोहित नीचे आया, उन्हें देखकर किशन मामा खड़े होकर तेज़ी से चलकर रोहित के पास आए और कहने लगे, रोहित बेटा, मैंने सुना है कि अनिका कल रात से घर नहीं आई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह किशन मामा को क्या जवाब दे। तभी किशन मामा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, श्वेता कल सुबह से अनिका को कॉल लगाने की कोशिश कर रही है, मगर वह कॉल रिसीव नहीं कर रही। फिर अचानक आज सुबह उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। हम जब यहाँ घर आए तो नौकर ने बताया कि अनिका घर भी नहीं लौटी। बेटा, अनिका कहाँ है? किशन मामा और अंजलि मामी की आंखों में टेंशन देखकर रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वह उन्हें क्या जवाब दे। तभी अंजलि मामी रोहित के पास आकर कहने लगी, देखो बेटा, अनिका की नानी माँ बहुत सीरियस हैं। वह बस अनिका को मिलना चाहती हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि वह अनिका को कितना प्यार करती हैं। हो सकता है कि वह बस अपनी जान सिर्फ इसलिए संभाल कर बैठी है ताकि वह एक बार अनिका को मिल सके। किशन मामा ने भी धीमी आवाज़ में मायूस होकर रोहित से कहा, रोहित बेटा, माँ अब कितने और दिन या कितने और घंटे जिंदा रह पाएंगी यह कहा नहीं जा सकता, मगर इस दुनिया से जाने से पहले वह एक बार अनिका को देखना चाहती हैं। इसलिए कल से श्वेता अनिका को कॉल लगा रही थी, मगर आज हमें पता चला कि अनिका कल रात से घर नहीं आई। बेटा, न जाने क्यों, मगर पिछले 2-3 दिनों से मेरा जी बहुत घबरा रहा था। मुझे लगा शायद माँ की ऐसी कंडीशन की वजह से ही मुझे यह सब हो रहा था, मगर आज जब मुझे पता चला कि अनिका के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। किशन मामा को संभालते हुए रोहित ने उनसे कहा, देखिए आप लोग फिक्र मत कीजिए। मैंने अपने लोगों को कह दिया है कि वह हर उस जगह पर जाकर अनिका को ढूंढे जहां अनिका के होने की संभावना है। देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अनिका जब थक जाती है तो काफ़ी टाइम के लिए उसका शरीर इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि उसे नींद की ज़रूरत पड़ने लगती है। हो सकता है कि अनिका कहीं गई हो, उसे थकावट महसूस हो रही हो और वह वहीं आराम कर रही हो। आप लोग इतना घबराइए मत। मैं जानता हूँ कि अभी कुछ देर में अनिका वापस घर आ जाएगी। मगर तभी अनिका की कज़न श्वेता ने अपनी जगह से खड़े होते हुए रोहित से कहा, मगर कल तक तो अनिका दीदी का मोबाइल फ़ोन भी काम कर रहा था। आज सुबह जब मैं उन्हें कॉल किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। श्वेता की यह बात सुनकर अब रोहित के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। अनिका को गायब हुए काफ़ी घंटे बीत चुके थे और लोग अनिका को कांटेक्ट करने की बार बार उसे कॉल लगा रहे थे। रोहित समझ चुका था कि फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और यह अच्छी खबर नहीं थी। अनिका तक पहुंचने का सिर्फ एक ही ज़रिया था, किसी तरह अनिका का मोबाइल ट्रेस किया जाए
और अनिका तक पहुंचा जाए, मगर मोबाइल डेड होने की वजह से अनिका को ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जब रोहित ने पलटकर स्टेयरकेस की ओर देखा तो रोहित के तीनों बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से रोहित की ओर देख रहे थे। बच्चों की आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे रात भर सोए नहीं थे। किशन मामा और श्वेता ने जो कुछ भी कहा था वह सारी बातें बच्चों ने भी सुन ली थी। बच्चों के दिल में अभी भी अनिका के लिए टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। खासकर रिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी वक्त फूट फूट कर रोने वाली थी। बच्चों की ओर देखकर किशन मामा भी समझ गए थे कि इस वक्त उन्हें बच्चों के सामने ज़्यादा घबराहट नहीं दिखानी थी। जैसे ही किशन मामा ने बच्चों को देखा, वह मुस्कुराते हुए बच्चों की ओर गए और स्टेयरकेस के नीचे खड़े होकर बच्चों से कहने लगे, मुझे तो लगता है ज़रूर इन बच्चों ने कोई शरारत की होगी और इसलिए अनिका अपने किसी दोस्त के घर आराम कर रही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अनिका को, वह बच्चों को कभी नहीं डांटेगी, मगर कामकाज के प्रेशर में और फिर यहाँ बच्चों को संभालने में बेचारी इतनी थक जाती है कि जब आंख लगती है तो मानो सीधे बेहोशी हो जाती है। फिर सीधे 14-15 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है। देख लेना तुम लोग, जैसे ही घर पर आएगी बच्चों की कंप्लेंट सबसे पहले करेगी। तीनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका कभी भी उनकी कंप्लेंट नहीं कर सकती थी। ना ही अनिका का यह स्वभाव था और ना ही बच्चे अनिका को अपने बिजी शेड्यूल में किसी भी तरह से परेशान करते थे। किशन मामा ने कई बार बच्चों को हंसाने की कोशिश की, मगर बच्चे बस फटी हुई आंखों से रोहित को देखे जा रहे थे। रोहित की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। रोहित के आदमियों को भी अनिका का अब तक कोई पता नहीं लगा था। रोहित, जो इस देश का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन था, वह अपने आप को इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे मजबूर आदमी समझ रहा था। उसके पास बहुत पावर था, मगर फिर भी वह अपने बच्चों की माँ और अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी अचानक लिफ्ट से रोहित की दादी माँ सुहासिनी मारवा अपनी केयर टेकर लीला के साथ बाहर निकली। लीला दादी माँ की व्हील चेयर आगे धकेलते हुए दादी माँ को रोहित के पास ले आई। दादी माँ ने काफ़ी कमज़ोर और धीमी आवाज़ में रोहित से पूछा, ज़रूरत पड़े तो इस घर को भी नीलाम कर देना, मगर किसी भी हालत में इस घर की बहू को इस घर में लेकर आना होगा तुम्हें। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ और अनिका की लाख टकरार जरूर हुई होगी, मगर जब बात अनिका की सेफ्टी पर आती है तो दादी माँ अपनी पूरी खानदानी दौलत लुटाने से भी पीछे नहीं हटती। दादी माँ और लीला के ठीक बगल में खड़ी आयशा मारवा की आंखों में आंसू देखकर रोहित ने दादी माँ और आयशा मारवा से कहा, देखिए, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहे हो। अनिका बस अभी कुछ ही देर में घर वापस आ जाएगी। आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए। रोहित घर के बाकी सदस्यों को जब हौसला दे रहा था, तब अचानक अलेक्जेंडर के कानों पर एक सुनी हुई आवाज़ पड़ी। अचानक ही बड़ों की भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए अलेक्जेंडर मारवा हाउस से बाहर निकल गया। अलेक्जेंडर उस आवाज़ की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाता रहा जो आज उसने पहले भी सुनी थी। धीरे धीरे अलेक्जेंडर मारवा हाउस के मेन गेट तक पहुंच गया। वह आवाज़ जो अलेक्जेंडर ने पहले भी सुनी थी, वह आवाज़ अब अलेक्जेंडर के कानों पर और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। जब अलेक्जेंडर बिल्कुल मारवा हाउस के गेट के पास पहुंचा, तब अलेक्जेंडर यह देखकर चौंक गया कि मारवा हाउस के बिल्कुल सामने घूंघट डाली एक औरत खड़ी थी। वह वही भजन गा रही थी जो भजन अलेक्जेंडर ने तब सुना था जब आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर ने अनिका को कॉल लगाया था। वह कॉल कनेक्ट तो ज़रूर हुआ था, मगर अनिका तब बच्चों के साथ बात नहीं कर पाई थी। अलेक्जेंडर के कानों पर सिर्फ कुछ औरतों के भजन की आवाज़ पड़ रही थी। मारवा हाउस के सामने खड़ी वह औरत वही भजन गा रही थी जो भजन अलेक्जेंडर को फ़ोन पर सुनाई दी थी। अलेक्जेंडर यह देखकर चौंक गया कि वह औरत धीरे धीरे मारवा हाउस से दूर जाने लगी। अलेक्जेंडर जब मारवा हाउस के मेन गेट से बाहर निकला तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने अलेक्जेंडर से कहा, अरे बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ बाबा, आप इस तरह से अकेले मत जाइए, आपके लिए ड्राइवर भिजवाता हूँ। कहाँ जाना है बाबा आपको? अलेक्जेंडर धीमे कदमों से उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज़ अलेक्जेंडर के कानों पर पहुंच ही नहीं रही थी। वह औरत तालियां बजाते हुए, भजन करते हुए अपनी ही धुन में आगे बढ़ती रही। अलेक्जेंडर भी धीरे धीरे उस औरत के पीछे चलने लगा। काफ़ी देर तक अलेक्जेंडर ने उस औरत का पीछा किया और अलेक्जेंडर के पीछे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी दौड़ लगा रहे थे। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को कॉल लगाकर कहा, अरे यह अलेक्जेंडर बाबा किसी की बात ही नहीं सुन रहे, पता नहीं अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। हम उन्हें बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। बस रास्ते पर इस तरह चल रहे हैं जैसे उन पर किसी ने वश कर लिया हो। कुछ देर तक सिक्योरिटी गार्ड अलेक्जेंडर के पीछे चलते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अलेक्जेंडर इस तरह बिना किसी की बात सुने लगातार क्यों चल रहा था। इतने में वहाँ रोहित कुछ और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ दौड़ कर आया।
अलेक्जेंडर को इस तरह चलता हुआ देखकर रोहित भी काफ़ी चौंक गया। रोहित ने अपनी ही धुन में चल रहे अलेक्जेंडर को अचानक ही दोनों कंधों से पकड़ लिया और अलेक्जेंडर के पास घुटनों के बल बैठकर उससे कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? अलेक्जेंडर के चेहरे पर काफ़ी घबराहट नजर आ रही थी। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। अलेक्जेंडर की आंखें काफ़ी लाल हो चुकी थी। अपने आगे की ओर इशारा करते हुए अलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, मम्मा उनके पास है। अलेक्जेंडर के मुंह से यह बात सुनते ही रोहित और आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी चौंक गए। जिस डायरेक्शन में अलेक्जेंडर ने हाथ किया था, जब रोहित ने उस तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह औरत जिसे अलेक्जेंडर फॉलो कर रहा था, वह औरत अब अलेक्जेंडर को भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, मगर अलेक्जेंडर के चेहरे पर काफ़ी घबराहट थी। अलेक्जेंडर लगातार फटी हुई आंखों से अपने आगे देखता रहा। अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि जो औरत कुछ ही पल पहले उसकी आंखों के सामने चल रही थी, वह अचानक कहाँ गायब हो गई थी। रोहित भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अलेक्जेंडर किसे ढूंढ रहा था। हैरान अलेक्जेंडर ने अटकती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, वह आंटी वहाँ आगे चल रही थी। रोहित ने उस तरफ देखने के बाद अलेक्जेंडर से कहा, मगर वहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। अलेक्जेंडर ने काँपती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, मगर मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा। वह अभी मेरे आगे चल रही थी और वह आंटी वही भजन गा रही थी जो भजन माँ के फ़ोन पर सुनाई दे रहा था। अलेक्जेंडर ने जैसे ही यह बात कही, रोहित और उसके आसपास खड़े सभी सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी हैरान हो गए। रोहित ने अलेक्जेंडर को दोनों कंधों से पकड़कर तेज आवाज़ में पूछा, यह क्या कह रहे हो तुम? डरे हुए अलेक्जेंडर ने किसी तरह अपने आप को संभाल कर रोहित से कहा, हमने जब बार बार मम्मा को कॉल किया तो बार बार मम्मा कॉल कट कर रही थी, मगर कुछ देर बाद जब उन्होंने हमारा दोबारा कॉल रिसीव किया तो वहाँ से किसी की आवाज़ नहीं आई, मगर कुछ औरतों के भजन गाने की आवाज़ हमारे कानों पर पड़ रही थी। वही भजन अभी वह आंटी गा रही थी। पहले हमारे घर के सामने खड़े होकर वह भजन गा रही थी, उसके बाद उस तरफ झाड़ियों की तरफ वह आगे बढ़ने लगी। वह वही भजन गा रही थी, मुझे ठीक तरह से याद है। पक्का वह आंटी वही भजन गा रही थी जो मैंने मम्मा को कॉल करते वक्त सुना था। जैसे ही अलेक्जेंडर की यह बात पूरी हुई, रोहित के कुछ आदमी उन झाड़ियों की तरफ दौड़े जिस तरफ अलेक्जेंडर इशारा कर रहा था। रोहित भी उस डायरेक्शन में चला गया जहाँ उसके लोग दौड़े थे। काफ़ी देर तक रोहित के लोग झाड़ियों के अंदर उस औरत को ढूंढने की कोशिश करने लगे जिस औरत के बारे में अलेक्जेंडर ने अभी अभी जिक्र किया था, मगर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी रोहित के आदमियों को वहाँ कोई नहीं मिला। रोहित का एक सिक्योरिटी गार्ड हाँफते हुए रोहित के पास आया और कहने लगा, साहब हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर वहाँ हमें कोई नहीं मिला। अगर अलेक्जेंडर बाबा सच कह रहे हैं तो मुझे लगता है वह औरत भाग निकली है। तभी एक और सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित के बिल्कुल पास आकर धीमी आवाज़ में कहा, या सर, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यह अलेक्जेंडर बाबा के मन का भ्रम हो। अपने आदमी की बात सुनकर रोहित हैरान होकर अपने बेटे अलेक्जेंडर को देखने लगा। हेलो गाइज, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज और समझदार था। उसने कभी भी इस तरह की बचकानी बातें नहीं की थी। अगर अलेक्जेंडर ने कुछ देखा था, इसका मतलब जरूर वह अपनी बात को लेकर सीरियस था और इसीलिए वह रोहित को वह बात बता रहा था। अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अलेक्जेंडर से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मम्मा के फ़ोन पर जो भजन सुना था वही भजन अभी जो औरत तुमसे मिली थी वह गा रही थी? अलेक्जेंडर ने बड़ी बड़ी आंखों से रोहित की ओर आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे पक्का यकीन है मम्मा के फ़ोन पर इसी तरह का भजन गाया जा रहा था। वही धुन, वही शब्द, बिल्कुल वही भजन था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अगर अलेक्जेंडर जो कुछ भी कह रहा था वह सच था तो अब अचानक वह औरत कहाँ गायब हो गई थी। रोहित के आदमी झाड़ियों में और आगे रास्ते पर उस औरतों को ढूंढने गए थे, मगर वह औरत किसी को नजर नहीं आई थी। तभी अचानक रोहित के मोबाइल फ़ोन पर भूमिका का नंबर फ्लैश होने लगा। जैसे ही रोहित ने कॉल उठाया, भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित, अनिका के मोबाइल का नंबर ट्रेस हो गया है। अनिका के मोबाइल का लोकेशन पता चल गया है। रोहित ने भी ऊंची आवाज़ में भूमिका से पूछा, बताओ मुझे, कहाँ है वह? मैं अभी उस लोकेशन पर जाने के लिए यहाँ से रवाना होता हूँ। तभी भूमिका ने धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, रोहित, काफ़ी अजीब बात है। अनिका के फ़ोन का लोकेशन ठीक उसी जगह पर ट्रेस हुआ है जहाँ आकाश का एक्सीडेंट हुआ था। भूमिका की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। यह वही जगह थी जहां रोहित और भूमिका बीती रात अनिका को ढूंढने पहुंचे थे,
मगर वहां उन्हें अनिका का कोई सुराग नहीं मिला था। मगर अब भूमिका यह कह रही थी कि अनिका का फोन ठीक उसी जगह पर ट्रेस हुआ था जहां बीती रात रोहित और भूमिका तहकीकात करके आ चुके थे। रोहित ने भूमिका का कॉल काटते हुए अपने आदमियों से कहा, तुम लोग एक काम करो, तुम अलेक्जेंडर बाबा को घर पर लेकर जाओ, मैं अभी किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अलेक्जेंडर को अपने आदमियों को सौंपने के बाद रोहित दौड़कर अपने पार्किंग लॉट में गया और इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कह पाता या समझ पाता, रोहित सीधे जाकर अपनी कार में बैठ गया और तेजी से कार मारवा हाउस से बाहर ले गया। रोहित को इस तरह अचानक जाते हुए देखकर रोहित के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपनी अपनी गाड़ियों में रोहित का तेजी से पीछा करने लगे। आकाश का जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वह जगह मारवा हाउस से 1.5 घंटे की दूरी पर था। रोहित तेजी से अपनी कार एक्सीडेंट स्पॉट की ओर ले जाने लगा। इस दरमियान रोहित के दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ घूमने लगे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका के साथ हुआ क्या था। अगर अनिका उसी जगह पर मौजूद थी तो कल रात जब रोहित अपने आदमियों के साथ उस पूरे इलाके की छानबीन की थी तब उन्हें अनिका का कोई सुराग क्यों नहीं मिला था। तेज गाड़ी चलाते हुए रोहित सीधा आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट पर गया। रोहित अपनी कार से उतरकर पागलों की तरह यहाँ वहां देखकर अनिका के नाम की आवाज लगाने लगा। यहाँ तक कि बंजर जमीन पर कुछ वक्त यहाँ वहां भागकर रोहित जोर जोर से अनिका के नाम की आवाज लगाने लगा, मगर रोहित को अनिका का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही देर में भूमिका वहां पर आ पहुंची। भूमिका को देखते ही रोहित दौड़कर भूमिका की कार के पास गया और कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन है कि अनिका का मोबाइल फोन यहीं कहीं मौजूद है? भूमिका ने रोहित की बेचैनी को पढ़ते हुए रोहित से कहा, देखो रोहित, तुम इस वक्त शांत हो जाओ। मैंने अनिका का मोबाइल ट्रेस किया है। जब आखिरी बार अनिका का मोबाइल फोन इस्तेमाल हुआ था तब वह यहीं पर मौजूद थी और उसके बाद काफी घंटे तक उसका मोबाइल फोन यहीं रहा और फिर आज सुबह पता लगा कि कल देर रात उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। मगर मुझे पक्का यकीन है कि उसका मोबाइल फोन यहीं कहीं है। कुछ ही देर में रोहित के आदमी भी उस जगह पर आ पहुंचे। अपने आदमियों को देखते ही रोहित ने कहा, एक काम करो, अभी के अभी मेटल डिटेक्टर के जरिए पता लगाने की कोशिश करो कि आसपास कहीं अनिका का मोबाइल मिल जाए। जाओ, हमारे आदमियों को हर तरफ फैला दो और पता लगाने की कोशिश करो कि वह कहाँ है। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास हमेशा ही आधुनिक इक्विपमेंट मौजूद होते थे, इसीलिए एक मेटल डिटेक्टर के जरिए रोहित के आदमी जमीन के ऊपर उस मेटल डिटेक्टर को घुमाते हुए यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अनिका का मोबाइल फोन जमीन में कहीं गड़ा हो तो उन्हें मिल जाए। काफी देर तक यहाँ वहां ढूंढने के बाद अचानक रोहित के एक आदमी का मेटल डिटेक्टर जोर जोर से बीप होने लगा। जैसे ही उस मेटल डिटेक्टर की आवाज रोहित पर और भूमिका के कानों पर पड़ी, उन दोनों की सांसें जैसे थम सी गई। वह मेटल डिटेक्टर ठीक उसी जगह पर लगाया गया था जहां उस औरत ने अनिका का मोबाइल फोन आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट वाले पेड़ के नीचे रखा था। जैसे ही उस आदमी ने कुछ पेड़ से गिरी पत्तियों को हटाया, उसने देखा कि अनिका का मोबाइल फोन वहीं पड़ा था। जैसे ही उस आदमी ने मोबाइल फोन को उठाया, रोहित दौड़कर उस आदमी के पास गया और अनिका का मोबाइल फोन अपने हाथ में ले लिया। रोहित ने भूमिका से कहा, यह तो अनिका का ही फोन है। भूमिका भी अनिका का फोन देखकर अब काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। रोहित और भूमिका को एक आखिरी उम्मीद ये थी कि अनिका शायद थक हार कर कहीं सो गई थी और कुछ देर में सुरक्षित वापस घर चली आएगी। मगर भूमिका और रोहित दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि मोबाइल फोन का इस तरह से मिलना अनिका की गुमशुदगी के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। अनिका चाहे काफी ज्यादा आलसी थी, मगर वह इतनी बेपरवाह नहीं थी कि वह इस तरह अपना मोबाइल फोन कहीं गिराकर उसे भूल जाए। भूमिका और रोहित दोनों को अब एक बात पता चल चुकी थी कि अनिका की गुमशुदगी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा हादसा छुपा था। भूमिका ने रोहित के हाथ से अनिका का मोबाइल फोन ले लिया और जल्दी से जाकर अपनी कार में उसे चार्जिंग पर लगा दिया। रोहित ने भूमिका से कहा, इस मोबाइल फोन का यहाँ होना किस तरफ इशारा कर रहा है भूमिका? रोहित की सांसें तेज होने लगी थी। उसकी आंखों में बौखलाहट साफ नजर आ रही थी। भूमिका जानती थी कि रोहित वैसे तो काफी इमोशनली स्ट्रॉन्ग लड़का था, मगर जहां बात अनिका की सेफ्टी और सिक्योरिटी की होती थी वहां रोहित भी पूरी तरह से टूट चुका था। रोहित की इमोशनल हालत समझते हुए भूमिका ने रोहित से कहा, देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा अनिका को। मैंने अनिका का मोबाइल फोन चार्जिंग पर रख दिया है। जैसे ही फोन स्विच ऑन होगा हमें जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा।
जो हमें अनिका तक पहुंचा सकता है। कुछ देर और इंतजार करने के बाद रोहित ने अनिका का मोबाइल फोन चार्जिंग प्लग से निकाला और उसे स्विच ऑन कर दिया। कुछ सेकंड में अनिका का मोबाइल फोन स्विच ऑन हुआ। फोन स्क्रीन पर पासवर्ड रिक्वेस्ट दिखाई देने लगी। भूमिका और रोहित अब दोनों परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। भूमिका ने मोबाइल फोन अपने हाथ पर लेते हुए रोहित से कहा, देखो बिना पासवर्ड के भी मैं इसे खोल सकती हूँ, मगर इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। मुझे अपने टेक्निकल टीम का सहारा लेना पड़ेगा। यह फ़ोन उन्हें दूंगी, उसके कुछ वक्त बाद वह लोग हमें इस फ़ोन को अनलॉक करके देंगे। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। वह किसी भी हालत में अपनी अनिका तक पहुंचना चाहता था, मगर भूमिका के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। रोहित फटी हुई आंखों से यहाँ वहाँ देखकर कुछ सोचने लगा। इससे पहले कि भूमिका फ़ोन लेकर अपनी कार में बैठती, रोहित ने भूमिका के हाथ से फ़ोन छीन लिया। रोहित अचानक मोबाइल स्क्रीन पर कुछ टाइप करने लगा। अनिका के मोबाइल फ़ोन ने 2 बार पासवर्ड को रिजेक्ट कर दिया। भूमिका ने रोहित को और ज़्यादा अटेम्प्ट करने से रोकते हुए कहा, देखो रोहित, यह तुम्हारा तीसरा मौका है। अगर इसमें भी तुम फेल हो गए तो हो सकता है कि अनिका का मोबाइल फ़ोन लॉक हो जाए। फिर मेरे टेक्नीशियन को भी मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम अनिका को जल्द से जल्द ढूंढना चाहते हो। हम सब यही चाहते हैं कि अनिका जल्द से जल्द हमें वापस मिल जाए, मगर मेरी बात समझने की कोशिश करो। यह मोबाइल फ़ोन मुझे अभी इसी वक्त मेरी टीम के टेक्नीशियन के हवाले करना होगा। रोहित मन ही मन एक गहरी सोच में पड़ गया और उसके बाद आंखें बंद करके रोहित ने फिर से अपनी आंखें खोली और मोबाइल स्क्रीन पर कुछ टाइप किया, मगर इस बार अनिका का मोबाइल फ़ोन अनलॉक हो गया। भूमिका यह देखकर हैरान हो गई। वो जानती थी कि रोहित उन लोगों में से नहीं था जो अपनी पत्नी के मोबाइल फ़ोन पर नज़र रखा या अपनी पत्नी के मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड जानने की कोशिश करे। रोहित और अनिका को एक दूसरे के प्यार पर पूरा भरोसा था, मगर फिर भी रोहित ने किसी तरह अनिका का मोबाइल फ़ोन अनलॉक कर दिया। भूमिका इस बात से जितनी हैरान थी, उतनी ही उसे अनिका तक पहुंचने की जल्दी भी थी। इसीलिए रोहित से ज़्यादा सवाल ना करते हुए भूमिका ने अनिका के लास्ट डायल कॉल की लिस्ट चेक की। वहाँ रोहित मन ही मन में कुछ सोच कर ऐसी हालत में भी अपने और अनिका के प्यार पर काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करने लगा था। रोहित ने अनिका की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के नाम के पहले अक्षरों को अलग अलग तरीके से टाइप करने की कोशिश की थी। अनिका की ज़िंदगी में सबसे करीबी 4 लोग थे, रिया, अलेक्जेंडर, आर्यन और खुद रोहित। इन सब के नाम के पहले अल्फ़ाबेट को अलग अलग तरीके से फीड करके रोहित ने अनिका का पासवर्ड क्रैक किया था। पासवर्ड मैच होते ही रोहित को अब इस बात का अंदाजा हो गया था कि भले ही अनिका ज़्यादा खुलकर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करती थी रोहित से, मगर मन ही मन अनिका भी रोहित को उतना ही प्यार करती थी जितना रोहित अनिका से करता था। भूमिका ने देखा कि अनिका के मोबाइल फ़ोन पर कोई भी सस्पेंशियस नंबर नज़र नहीं आ रहा था। सारे के सारे मिस कॉल परिवार वालों के ही थे। आर्यन, अलेक्जेंडर, रिया, रोहित, श्वेता, अंजलि मामी, किशन मामा और खुद भूमिका के अलावा अनिका के मोबाइल फ़ोन पर उसे और कोई ऐसा नंबर नज़र नहीं आ रहा था जिसके जरिए उसे किसी भी तरह का कोई सुराग मिले। अनिका के आउटगोइंग कॉल में भी ऐसा कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा था। जो आखिरी कॉल अनिका के मोबाइल फ़ोन पर रिसीव हुआ था वह कॉल अलेक्जेंडर का था। वह फ़ोन कॉल लगभग 30 सेकंड चला था। जैसे ही भूमिका ने यह देखा, भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित यह देखो, अलेक्जेंडर ने लगभग 30 सेकंड तक अनिका से बात की थी। अलेक्जेंडर ने तुम्हें कुछ बताया? भूमिका की बात सुनते ही रोहित ने भूमिका से कहा, हाँ, अलेक्जेंडर ने मुझसे कहा कि अनिका का फ़ोन कनेक्ट हुआ था, मगर वो अनिका के साथ कुछ बात नहीं कर पाया। बच्चों ने सिर्फ फ़ोन पर कुछ औरतों के भजन करने की आवाज़ें सुनी और फिर कुछ सेकंड बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। बस यही कहा था मुझे अलेक्जेंडर ने। और हाँ भूमिका, एक बड़ी अजीब बात हुई है। अभी कुछ देर पहले अलेक्जेंडर ने मुझसे कहा कि उसने मारवा हाउस के बाहर एक घूंघट वाली औरत को देखा। वह औरत ठीक वही भजन गा रही थी जो भजन उसे अनिका के फ़ोन पर सुनाई दे रहा था। रोहित की बात सुनकर भूमिका भी हैरान हो गई, मगर इससे पहले कि वह रोहित को और कोई सवाल पूछ पाती, अचानक अनिका का मोबाइल फ़ोन बजने लगा, मगर इस बार मोबाइल की स्क्रीन पर कोई नंबर फ्लैश नहीं हो रहा था। यह एक अनोवन नंबर था, मगर जैसे ही अनिका का फ़ोन बजने लगा, रोहित ने भूमिका के हाथों से वह मोबाइल फ़ोन लेकर रिसीव का बटन दबाया। रोहित ने जैसे ही अनिका का फ़ोन अपने कानों पर रखा तो उसे कुछ औरतों के भजन की आवाज़ ही सुनाई देने लगी। रोहित उन आवाज़ों को सुनकर हैरान रह गया।
कुछ ही सेकंड बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हैरान और घबराए हुए रोहित ने फिर से इस नंबर पर डायल करने की कोशिश की, मगर नंबर का कोई डाटा न होने की वजह से कॉल लग नहीं रहा था। रोहित बार बार कॉल बैक करने की कोशिश करता रहा, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद फ्रस्ट्रेट होकर रोहित ने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पछाड़ दिया और अपनी आवाज़ तेज करते हुए भूमिका की ओर देखकर कहने लगा, छोड़ूंगा नहीं, यह जिस किसी की भी हरकत है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक मोबाइल फ़ोन पर अनोवन नंबर से एक मैसेज फ्लैश होने लगा। उस मैसेज को पढ़कर रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। अनिका के मोबाइल स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अनिका वहीं है जहां आकाश है। मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज पढ़ते ही रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित की आंखों को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि रोहित किसी तरह अपने आंसुओं का सैलाब अपने मन में दबाकर बैठा था, मगर आखिरकार रोहित को अनिका का पता मिल चुका था। रोहित के चेहरे पर जितनी हैरानी नजर आ रही थी, शायद उतनी ही राहत उसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। रोहित नहीं जानता था कि आखिर इस मैसेज का क्या मतलब था, मगर बस किसी तरह रोहित को इस बात की तसल्ली महसूस हो रही थी कि उसे अब आखिरकार पता चल गया था कि अनिका कहाँ थी। आकाश लाइफ केयर हॉस्पिटल की आईसीयू वार्ड में एडमिट था और कहीं ना कहीं अनिका भी वहीं मौजूद होगी। यह मैसेज पढ़कर रोहित तुरंत अपनी कार की ओर दौड़ लगाने लगा। तभी अचानक भूमिका ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? रोहित ने एक झटके से अपना हाथ झटकते हुए भूमिका से कहा, तुमने मैसेज नहीं पढ़ा? इसमें साफ साफ लिखा है कि अनिका वहीं है जहां आकाश है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है आकाश का इलाज करते करते थक हार कर वह वहीं कहीं सो गई हो। जैसे ही रोहित अपने कदम अपनी कार की ओर बढ़ाने लगा, भूमिका ने फिर से रोहित को कंधे से पकड़ लिया और कहा, रोहित तुम बेवकूफ़ी मत करो। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि तुम इस वक्त कितनी जल्दी में हो अनिका तक पहुँचने के लिए, मगर तुम्हें इस तरह इस मैसेज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रोहित भूमिका की बातों से काफ़ी हैरान हो गया। रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए भूमिका से कहा, भूमिका तुम होश में तो हो? आखिरकार इतने घंटे बाद हमें पता चला है कि अनिका कहाँ है और तुम हो कि मुझे अनिका के पास जाने से रोक रही हो। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा था। भूमिका किसी तरह रोहित को आकाश के पास जाने से रोकना चाहती थी। साथ ही साथ भूमिका उस मैसेज का भी मतलब समझने की कोशिश कर रही थी जो अभी अभी अनिका के मोबाइल फ़ोन पर आया था। मैसेज में साफ साफ लिखा था कि अनिका वहीं पर है जहां आकाश है। भूमिका मन ही मन यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं मैसेज भेजने वाले का मतलब यह तो नहीं था कि अनिका भी इस दुनिया में नहीं रही। यह बात सोच सोचकर भूमिका की आंखों से आंसू बहने लगे। भूमिका को रोते हुए देखकर रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूमिका इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही थी। रोहित ने भूमिका को दोनों कंधों से पकड़ लिया और इस बार अपनी आवाज़ में सख्ती लाते हुए पूछा, भूमिका मैसेज पढ़ने के बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए थी, मगर तुम तो रो रही हो। बात क्या है भूमिका, मुझे बताओ। अगर इस मैसेज में यह लिखा है कि अनिका इस वक्त लाइफ केयर हॉस्पिटल में आकाश के साथ मौजूद है, तो जब मैं वहां गया था तब मयूर ने मुझे मना क्यों किया कि अनिका यहाँ नहीं थी? बताओ भूमिका, क्या तुम कोई ऐसी बात जानती हो जो मेरे लिए जानना बेहद जरूरी है? भूमिका रोहित की बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी और रोहित के पास इस वक्त वह पेशेंस नहीं था कि वह भूमिका से और सवाल करे और उसके सही जवाब का इंतजार करे। रोहित किसी भी तरह अपनी अनिका के पास पहुंचना चाहता था, इसीलिए भूमिका को वहीं छोड़कर रोहित अपनी कार में बैठ गया और तेजी से कार ड्राइव करके लाइफ केयर हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। इससे पहले कि भूमिका दौड़कर अपनी कार में बैठती और रोहित का पीछा करती, भूमिका के कार के सामने अचानक ही एक बड़ी सी पुलिस की कार आकर रुकी। उस पुलिस जीप ने भूमिका के कार का रास्ता पूरी तरह से रोक लिया था ताकि भूमिका अपनी कार आगे ना बढ़ा सके। रोहित के जाते ही रोहित के आदमी भी जल्दी से अपनी अपनी गाड़ियों में रोहित का पीछा करने लगे। भूमिका जल्दी से रोहित के पीछे लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचकर रोहित को यह जानने से रोकना चाहती थी कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा था, मगर भूमिका अपनी कार स्टार्ट करती उससे पहले ही पुलिस की जीप ने भूमिका का रास्ता रोक लिया था। अचानक ही पुलिस जीप से इंस्पेक्टर राजेश उतरकर बाहर आए और भूमिका की कार विंडो के पास आकर कहने लगे, अरे मैडम, आपने तो पूरे शहर का कानून अपने हाथों में ले लिया है। अरे माना कि आप स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर हैं, मगर नियम और कायदे कानून तो आप पर भी लागू होते हैं।
और अगर आप इस तरह नियम और कानून का उल्लंघन करती रही तो आम जनता क्या सीख लेगी आपसे। ऐसे तो देखते ही देखते दिल्ली का हर आदमी कानून को अपने हाथ में लिए घूमेगा। भूमिका अपनी कार से उतरी और जोर से दरवाजा पटककर इंस्पेक्टर राजेश की ओर जाकर कहने लगी, यह क्या कह रहे हैं आप? मैंने कौन सा कानून अपने हाथ में लिया है? जिस केस की तह तक आपको जाना चाहिए था उसी केस की छानबीन कर रही हूं मैं। आपने तो यह कहकर केस बंद कर दिया कि एक मामूली एक्सीडेंट है, मगर इस केस के पीछे जरूर कोई ना कोई है जो हमें नजर नहीं आ रहा है, और आप भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नकाब के पीछे छुपे उस मास्टरमाइंड को बचाने के लिए आप भी कोई पर्दा तैयार कर रहे हैं। भूमिका की बात सुनते ही इंस्पेक्टर राजेश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने अचानक अपनी जेब से एक पान का डिब्बा निकाला और एक पान अपने मुंह में रखते हुए भूमिका से कहने लगे, मैडम लगता है पिक्चरें बहुत देखती हैं आप। मैंने तो सुना था कि आप स्पेशल डिपार्टमेंट की एक काबिल ऑफिसर हैं जो चुटकियों में बड़े से बड़े केस सोल्व कर देती हैं, बड़ी बहादुरी से और खतरनाक इंटरनेशनल गैंगस्टर से भी लड़ती हैं। मगर मुझे नहीं पता था कि आप तो उन लोगों में से हैं जो जासूसी किताब पढ़कर डिपार्टमेंट में शामिल होते हैं। मैडम, पर्दा बनाने की कोशिश में मैं नहीं कर रहा, बल्कि एक सीधे साधे केस को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर आपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं आप। इंस्पेक्टर राजेश की बात सुनकर भूमिका हैरानी से इंस्पेक्टर राजेश को देखने लगी। भूमिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर राजेश से कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर राजेश ने मुस्कुराते हुए अपने कुछ कांस्टेबल की ओर देखा और दबी हुई आवाज में भूमिका से कहा, अजी छोड़िए मैडम, आप जैसे बड़े बड़े परिवारों के राज अगर खोलने बैठे तो बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी शर्मा जाए, और फिर मैं तो एक छोटा मोटा ऑफिसर हूँ। भला इतने बड़े खानदान में क्या चल रहा है और क्या नहीं, यह मुझ जैसा छोटा मोटा ऑफिसर कैसे जान सकता है? मगर आप तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर हैं और एक बड़े खानदान का हिस्सा हैं। भला आपसे क्या छुपा हो सकता है? जो राज आप बाहर ढूंढ रही हैं वो राज आपके ही घर में दफन है। जाकर अपने घर में देखिए कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, कौन किसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है और कौन राजगद्दी पर बैठने की कोशिश कर रहा है। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भूमिका गहरी सोच में पड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इंस्पेक्टर राजेश क्या इशारा कर रहे थे। क्या इंस्पेक्टर राजेश का ये मतलब था कि अनिका और आकाश के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे घर के ही किसी मेंबर का हाथ था? इंस्पेक्टर राजेश बड़े ही गौर से भूमिका के हर रिएक्शन को नोटिस कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राजेश की नज़र भूमिका के हाथों में अनिका के मोबाइल पर पड़ी। इंस्पेक्टर राजेश ने झटके से वह मोबाइल अपने हाथों में ले लिया और मोबाइल स्क्रीन पर लिखे मैसेज को पढ़ने लगे। मैसेज को पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर राजेश बड़ी बड़ी आंखों से भूमिका की ओर देखने लगे और अपनी हैरानी दिखाते हुए भूमिका से कहा, यह क्या? इसमें तो लिखा है कि बहन वही है जहाँ भाई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? भूमिका ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए इंस्पेक्टर राजेश से कहा, यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है? ये केस आप जितना सीधा बता रहे हैं उतना सीधा है नहीं। इस केस के पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है, कोई है जो ये सब कुछ प्लान कर रहा है। इंस्पेक्टर राजेश ने वह मोबाइल फ़ोन एक पॉलीथीन बैग में रखते हुए भूमिका से कहा, देखिए मैडम, हमें यह मोबाइल फ़ोन अपनी कस्टडी में लेना होगा। आगे की छानबीन करने के बाद यह मोबाइल फ़ोन आपको लौटा दिया जाएगा। घर की बहू गायब है, हो सकता है इसके पीछे भी आपको किसी न किसी की साजिश लगे। अरे भाई, यहाँ तो लोगों की बीवियाँ अपने प्रेमियों के साथ भाग जाती हैं तो लोग पुलिस को गाली देने लगते हैं, और फिर ऊंचे खानदान की तो बात ही कुछ और है। दुनिया के रीति रिवाज, नियम कानून ऊंचे खानदान के बहू बेटों पर लागू नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले ही एक बात है, अचानक एक ऊंचे खानदान की बहू, उसकी अभी अभी कुछ महीने पहले शादी हुई थी, वह अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए देश के बाहर चली गई थी, मगर उसके पति ने हमारे नाक में दम कर दिया। दिन रात हम उस लड़की को ढूंढने में लगे रहे। किडनैपिंग का केस फाइल करने के लिए कहाँ कहा गया, न जाने हम कहाँ कहाँ दौड़े हैं। 4 दिन बाद पता चला कि वह लड़की तो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ वैकेशन पर गई थी। लड़की तो वापस आ गई, मगर हमारी रातों की नींद और हमारी रातों का चैन हमेशा के लिए चला गया। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में पुलिस क्या कर सकती है? भूमिका को इंस्पेक्टर राजेश की बातों पर घिन हो रही थी, मगर वह जानती थी कि इस वक्त इंस्पेक्टर राजेश के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं था। भूमिका यह तो अच्छी तरह से जानती थी कि
राजेश जरूर उन लोगों के साथ मिले हुए थे जो लोग यह सब कुछ करवा रहे थे, मगर इस वक्त भूमिका के पास किसी भी तरह की कोई सबूत नहीं था। वह तो यह भी नहीं जानती थी कि आखिर यह सब कुछ कौन कर रहा था और क्यों। जैसे ही रोहित की कार लाइफ केयर हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट में पहुंची, रोहित ने जोर से अपने कार की ब्रेक लगाई। रोहित की कार अपने आगे खड़ी एक कार से जोर से टकराई, मगर रोहित ने किसी चीज की परवाह किए बिना अपनी कार का दरवाजा खोला और सीधे लाइफ केयर हॉस्पिटल की एंट्रेंस की ओर दौड़ने लगा। रोहित तेजी से लिफ्ट के पास पहुंचा और जोर जोर से लिफ्ट का बटन दबाने लगा। रोहित के दिल की धड़कन काफी तेज हो चुकी थी। रोहित किसी भी तरह अपनी आंखों के सामने अनिका को देखना चाहता था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा टॉप फ्लोर पर खुला, रोहित दौड़कर आकाश के आईसीयू वार्ड के पास पहुंचा। दरवाजे के बाहर मयूर और उसके आदमियों को देखकर रोहित ने कहा, मयूर, मुझे अभी इसी वक्त अंदर जाने दो। रोहित को तेजी से दरवाजे के पास जाता हुआ देखकर मयूर के आदमियों ने रोहित को रोक लिया, मगर इस बार रोहित किसी को सुनने वाला नहीं था। रोहित ने एक आदमी का सीधे ही अपने हाथों से हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। मयूर के बाकी आदमी भी रोहित को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने लगे, मगर रोहित इस वक्त किसी के भी बस में आने वाला नहीं था। मयूर भी रोहित की ताकत अच्छी तरह से जानता था, मगर वह किसी भी हालत में अनिका का दिया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता था। मयूर ने अनिका से वादा किया था कि वह किसी भी हालत में आकाश की मौत की खबर लीक नहीं होने देगा। जब मयूर को एहसास हो गया कि उसके आदमी अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद रोहित को नहीं रोक पाएंगे, तो मयूर खुद रोहित को रोकने के लिए आगे बढ़ा। मयूर को अपनी ओर आता हुआ देखकर रोहित को काफी हैरानी हो रही थी। इससे पहले कि मयूर रोहित तक पहुंचे, रोहित ने मयूर से कहा, देखो मयूर, समझने की कोशिश करो, मैं अनिका का पति हूं। मैं अंदर जाकर आकाश को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं, मगर समझने की कोशिश करो। मुझे एक मैसेज मिला है। मैसेज में यह लिखा है कि अनिका अपने भाई आकाश के साथ मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि अनिका भी आकाश के साथ आईसीयू वार्ड में मौजूद है। रोहित की बात सुनकर मयूर भी हैरान रह गया। रोहित को रोकने के लिए मयूर अपना डिफेंस तैयार करने ही वाला था कि अचानक मयूर ने अपने हाथ रोक लिए। वह फटी हुई आंखों से कुछ देर के लिए रोहित को देखता रहा। हैरान मयूर ने कांपती हुई आवाज में रोहित से कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? अनिका इस कमरे में मौजूद है? रोहित ने पूरी बात समझाते हुए मयूर से कहा, अरे हाँ, अनिका के मोबाइल फोन पर मुझे एक मैसेज मिला जिसमें यह लिखा था कि अनिका इस वक्त वहीं है जहां आकाश है। इसका मतलब साफ है कि अनिका इस कमरे में मौजूद है। रोहित की यह बात सुनते ही मयूर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मयूर को अपने रास्ते से हटाकर रोहित सीधे आकाश के आईसीयू वार्ड के अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा खोलते ही रोहित ने जो देखा वह देखकर वह शॉक हो गया। जैसे ही रोहित आकाश के आईसीयू वार्ड के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां पूरे कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। पेशेंट बेड भी पूरी तरह खाली पड़ा था। रोहित हैरान होकर कमरे में हर तरफ देखने लगा, मगर उसे कोई कहीं नजर नहीं आ रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आईसीयू वार्ड खाली क्यों था। अगर आकाश यहाँ नहीं था तो फिर आकाश कहाँ था? जैसे ही रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, मयूर अपनी आंखों में मायूसी लिए अपना सर झुकाकर खड़ा था। मयूर के पास जाकर रोहित ने ऊंची आवाज में पूछा, मयूर, यह सब क्या है? आकाश कहाँ है? यह कमरा खाली क्यों है? आकाश की हालत तो बहुत क्रिटिकल थी, फिर ऐसी हालत में आकाश कहाँ गया है? मयूर रोहित के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। बस वह मायूस होकर सर झुकाए रोहित के सामने खड़ा था। रोहित की समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था। रोहित अपने गुस्से पर काबू खो बैठा और उसने मयूर को कॉलर से पकड़ लिया। रोहित ने उसे जोर से हिलाते हुए कहा, मुझे बताओ मयूर, यह सब हो क्या रहा है? कहाँ है आकाश और कहाँ है अनिका? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जैसे ही रोहित ने मयूर को यह कहा, मयूर की आंखों से आंसू बहने लगे। मयूर ने धीमी और दबी हुई आवाज में रोहित से कहा, अगर मेरी जान लेकर भी आकाश को वापस लाया जा सकता है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी जान ले लीजिए। मयूर की इस बात को सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित की आंखें सिकुड़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मयूर कहना क्या चाहता था। रोहित ने धीरे से मयूर का कॉलर छोड़ते हुए मयूर से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? कहाँ है आकाश? धीमी और दबी हुई आवाज में मयूर ने रोहित से कहा, आकाश अब हमारे बीच नहीं रहा, आकाश मर चुका है। मयूर की यह बात सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित ने धीमी और अटकती हुई आवाज में मयूर से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? आकाश मर चुका है? मगर मुझे तो अनिका ने यह कहा था कि उसकी हालत काफी क्रिटिकल है, मगर वह बच सकता है। क्या अनिका यह बात जानती है कि
इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, मयूर ने रोहित की बात काटते हुए कहा, अनिका सब कुछ जानती है। अनिका ने ही मुझसे कहा था कि अगले कुछ दिनों तक मैं यह बात दुनिया में छुपा कर रखूं कि आकाश की मौत हो चुकी है। रोहित के चेहरे की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका ने यह सब कुछ क्यों किया था। मयूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अनिका को शक था कि आकाश के एक्सीडेंट के पीछे जरूर किसी का हाथ था, मगर वह यह नहीं जानती थी कि आकाश का एक्सीडेंट करने के पीछे कोई अपना था या कोई बिजनेस राइवल। इसीलिए अनिका ने मुझसे कहा कि मैं आकाश की मौत को एक राज ही रहने दूं और लोगों में यह बात फैला दूं कि आकाश बहुत जल्द ठीक होने वाला है, ताकि आकाश के दुश्मन अलर्ट हो जाएं और कोई ऐसा कदम उठाए कि हम उन तक पहुंच सकें। मगर आज काफ़ी दिन बीत गए हैं, दुश्मन तो पकड़ में नहीं आया, मगर न जाने अनिका कहाँ चली गई है। रोहित, मुझे लगता है कि अनिका बहुत बड़े खतरे में है। हमें उसे बचाना होगा, किसी भी हालत में हमें अनिका को बचाना होगा। मयूर की बातें सुनकर रोहित के आगे उसकी पूरी दुनिया गोल गोल घूमने लगी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए और कैसे अनिका को ढूंढे। चक्कर खाते हुए रोहित को देखकर मयूर ने उसे सहारा दिया और वहीं कमरे में पड़ी एक चेयर पर बिठा दिया। मयूर का एक आदमी रोहित के लिए पानी का गिलास लेकर आया, मगर रोहित ने वह पानी का गिलास भी झटक दिया। बार बार रोहित के सामने बस वही मैसेज घूम रहा था जिसमें लिखा था कि अनिका भी वहीं पहुंच चुकी है जहां आकाश है। क्या मैसेज टाइप करने वाले का यह मतलब था कि अब अनिका भी इस दुनिया में नहीं रही थी? यह सारी बातें अंदर ही अंदर रोहित को खोखला बनाए जा रही थी। रोहित अपना सर पकड़कर कुछ देर वहीं बैठा रहा। रोहित मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहा था कि अनिका जहाँ कहीं भी हो वह सलामत हो। एक अनजान अंधेरी जगह पर धीरे धीरे अनिका ने अपनी आंखें खोली। जब अनिका की आंखें खुली तब उसे एहसास हुआ कि वह एक अंधेरे कमरे में जमीन पर लेटी थी। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा होने की वजह से अनिका को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके शरीर में कहीं दर्द तो महसूस नहीं हो रहा था, मगर अनिका को अपना सर काफी भारी लग रहा था। अनिका याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। अनिका को बस इतना ही याद आ रहा था कि वह आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट पर खड़ी थी। तभी घूंघट ओढ़े कुछ औरतें उसके पास आई थी। ये वही औरतें थी जिन पर अनिका को शक था कि वह औरतें आकाश के एक्सीडेंट से कोई ना कोई ताल्लुक रखती थी। अनिका यह याद करने की कोशिश करने लगी कि हाईवे पर उन औरतों को मिलने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। एक औरत आरती की थाली लिए अनिका की आरती उतार रही थी और फिर अचानक ही अनिका बेहोश हो गई। उसके बाद अनिका के साथ क्या हुआ, वह इस जगह कैसे आई, यह सारी बातें अनिका को याद नहीं आ रही थी। अंधेरे कमरे में अनिका को कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। अनिका ने धीमी और अटकती हुई आवाज में यहाँ वहाँ देखते हुए आवाज लगाने की कोशिश की। अनिका ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कौन हो तुम लोग? सामने क्यों नहीं आते? कुछ देर तक उस कमरे में अनिका की आवाज गूंजती रही। आवाज की गूंज से अनिका ने यह अंदाजा लगा लिया था कि जिस कमरे में वह मौजूद थी वह कमरा काफी बड़ा था। जिस तरह से अनिका की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की सीलिंग काफी ऊंची थी और कमरे की चौड़ाई भी काफी ज्यादा थी। अनिका ने इस बात से यह अंदाजा लगाया था कि हो सकता है उसे किसी गोदाम या वेयर हाउस में रखा गया था। अनिका ने धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। पूरी तरह से अंधेरे कमरे में अनिका धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी। अनिका की सैंडल की आवाज की गूंज कमरे में हर तरफ सुनाई देने लगी थी। अनिका अंधेरे में धीरे धीरे किसी तरह अपने कदम आगे बढ़ाते हुए आवाज लगाने लगी, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? क्या आकाश को तुम लोगों ने मारा है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो इतना समझ लेना कि आकाश की जिंदगी के बदले मैं तुम्हारी पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगी। अनिका की अपनी ही आवाज की गूंज उसके कानों पर टकराने लगी। अनिका बार बार किसी को आवाज देने की कोशिश कर रही थी, मगर काफी वक्त बीत गया, वहां कोई नहीं आया। लगातार अनिका अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाती रही। अनिका काफी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, मगर अभी भी अनिका किसी दीवार या कमरे के कोने तक नहीं पहुंची थी, जिसका मतलब साफ था अनिका जहाँ कहीं भी थी वह कमरा काफी बड़ा था। कुछ देर तक अपने कदम आगे बढ़ाने के बाद अनिका का हाथ एक दीवार से जा टकराया। अनिका ने अंधेरे में उस दीवार को महसूस करने की कोशिश की। दीवार पर लगे प्लास्टर की महसूस करने के बाद अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि वह किसी गोदाम या वेयर हाउस में नहीं थी, बल्कि एक ऐसे कमरे में कैद थी जो शायद रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
अनिका जब दीवार को छूकर उसे महसूस करने की कोशिश कर रही थी तब उसे एहसास हुआ कि दीवार पर एक आईना लगा हुआ था। दीवार पर और भी कई तरह की पेंटिंग्स लटकती हुई अनिका को फील हो रही थी। कुछ दूर चलते ही अचानक अनिका का पांव किसी चीज से टकराया और वह सीधे उस चीज पर जा गिरी। तब अनिका को एहसास हुआ कि वह जिस चीज पर गिरी थी वह एक सोफा जैसा कोई फर्नीचर था। उस पर गिरते ही अनिका को जोर जोर से खांसी आने लगी, जिससे अनिका को यह पता लगा कि शायद कई अरसे से उस सोफा को साफ नहीं किया गया था। अनिका किसी तरह कमरे में किसी तरह की खिड़की ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अनिका धीरे धीरे जब कमरे की दीवारों पर हाथ रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी तब अचानक अनिका को अपने पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। अनिका ने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ने से रोक लिए और जिस दिशा से आवाज आ रही थी वहां अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। फिर अचानक ही कमरे के कोने से एक काफी तेज रोशनी कमरे में अंदर आने लगी। अनिका दौड़कर उस रोशनी की तरफ गई। अनिका को एक खाने की प्लेट अंदर सरकती हुई नजर आई। कमरे के दरवाजे के ठीक नीचे एक छोटा सा छेद से उस प्लेट को अंदर सरकाया गया था। प्लेट के अंदर सरकते ही दोबारा उस छेद को बंद कर दिया गया और कमरे में फिर से अंधेरा हो गया। मगर अनिका तब तक उस दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। अनिका जोर जोर से उस दरवाजे को खटखटाकर कहने लगी, कौन हो तुम लोग? मुझे इस तरह से यहाँ कैद क्यों करके रखा है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अनिका किसी तरह दरवाजे का लॉक ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अंधेरे में अनिका को दरवाजे पर लॉक कहीं नजर नहीं आ रहा था, मगर काफी देर पूरे दरवाजे को महसूस करने के बाद अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि दरवाजे में कहीं भी किसी भी तरह का लॉक या दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए कोई हैंडल नहीं लगा हुआ था। इससे यह बात साफ थी कि अंदर की ओर से दरवाजा खुलता या बंद नहीं होता था। नीचे की ओर दरवाजे में बने हुए जिस छेद से थाली को अंदर सरकाया गया था, अनिका किसी तरह उसे भी ढूंढने कर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। मगर अनिका को जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि जिस जगह पर दरवाजे से सुराग बनाया गया था वह लोहे का बना हुआ था और उसे खोल पाना नामुमकिन था। अनिका जोर जोर से दरवाजे पर अपने हाथ पटकती रही, मगर ना तो किसी ने दरवाजा खोला और ना ही किसी ने अनिका की किसी भी बात का कोई जवाब दिया। लाइफ केयर हॉस्पिटल में रोहित आकाश के आईसीयू वार्ड से बाहर निकलकर कुछ देर तक कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। मयूर रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, देखिए रोहित भैया, आकाश की मौत का राज कुछ वक्त तक आपको भी अपने तक ही रखना होगा। श्रेया भाभी प्रेग्नेंट है और अनिका ने कहा है कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे किसी भी तरह का सदमा लगा तो श्रेया और उसके होने वाले बच्चे दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। रोहित बस हाँ में अपना सर हिलाता रहा। मयूर यह भी नहीं जानता था कि रोहित उसकी बातें सुन समझ पा रहा था या नहीं। रोहित बस फटी हुई आंखों से मयूर की हर बात पर हाँ में अपना सर हिलाता रहा। रोहित की खुद की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी बात का ज़्यादा गहरा सदमा लगा था, आकाश की मौत का या अनिका की गुमशुदगी का। मगर रोहित जानता था कि यह वक्त डर कर बैठने का नहीं था, बल्कि अनजान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का था। रोहित अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी आवाज़ में गर्मी लाते हुए मयूर से कहा, जिस किसी ने भी अनिका को अगवा किया है और आकाश की मौत के पीछे अगर किसी की साजिश है तो मैं वादा करता हूँ तुमसे कि बहुत जल्द उन लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि वह लोग उस दिन को कोसेंगे जब उन लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया था। रोहित तेजी से वहां से चला गया। मयूर जानता था कि अब रोहित को रोकने का कोई फायदा नहीं था। अनिका को ढूंढने के लिए अब रोहित जमीन आसमान एक कर देगा। मारवा हाउस में रिया टेरेस्ट गार्डन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिया के दोनों भाई उसके पीछे खड़े होकर रिया की ऐसी हालत देख रहे थे। अलेक्जेंडर सबसे पहले रिया के पास आया और धीरे से रिया से कहने लगा, देखो रिया, अब तुम बड़ी हो रही हो। अगर इस तरह से छोटे बच्चों की तरह रोती रहोगी तो पापा पर क्या बीतेगी, यह तुमने कभी सोचा है? पापा हम तीनों में सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हें वह इस तरह नहीं देख पाएंगे। पहले से पापा मम्मा को लेकर इतने परेशान हैं और अगर वह तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो पता नहीं उन पर क्या गुजरेगी। आर्यन ने भी रिया को रोने से रोकने के लिए काफ़ी समझाने की कोशिश की, मगर नन्ही सी रिया ने अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, मम्मा अब कभी वापस नहीं आएंगी। रिया की यह बात सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर चौंक गए।
अंधेरे कमरे में कैद अनिका किसी तरह कमरे से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ रही थी, मगर काफ़ी मेहनत करने के बावजूद अनिका को कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां से वह कमरे से बाहर निकल सके। धीरे धीरे अनिका के शरीर में भी उसे काफ़ी कमजोरी महसूस होने लगी थी। अनिका जानती थी कि ठीक दरवाजे के पास अनिका के खाने के लिए अनिका को कैद करने वालों ने कुछ खाना थाली में रखा था। अनिका जानती थी कि अब किसी भी हालत में उसे वह खाना खाकर अपने शरीर की कमजोरी को कम करना होगा। अनिका यह भी नहीं जानती थी कि उन लोगों ने खाने में कुछ मिलावट की थी या नहीं, मगर इस वक्त अनिका के पास खाना खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे में भी अनिका ने कुछ अंदाजा लगा लिया था कि कमरे का दरवाजा किस तरफ था। अनिका ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए। अनिका ने कदमों की गिनती से हर चीज को नापना शुरू कर दिया था। जिस सोफा पर अनिका गिरी थी वह सोफा दीवार से 7 कदमों की दूरी पर था। सोफे से कमरे का दरवाजा 14 कदमों की दूरी पर था। दरवाजे के पास पहुंचकर अनिका ने जमीन पर अपना हाथ फेरना शुरू किया। कुछ ही देर में जो थाली दरवाजे के छेद से कमरे में सरकाई गई थी वह थाली अनिका के हाथ लगी। बिना देखे ही अपनी उंगलियों से थाली में रखा खाना महसूस करने के बाद रोटी का एक निवाला बनाकर अनिका ने अपने मुंह में रखा। अनिका को इस बात का अंदाजा हो गया था कि खाने में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई थी। एक रोटी और थाली में रखी हुई सब्जी खाने के बाद अनिका ने थाली कमरे के कोने में रख दी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि किडनैपर अनिका से क्या चाहते थे। अनिका को किडनैप करने वाले गुलेरिया परिवार के दुश्मन थे या मारवा खानदान के दुश्मन थे, यह बात भी अनिका नहीं जानती थी। अनिका यह भी नहीं जानती थी कि उसके किडनैपर और कितनी देर तक उसे यूं ही अंधेरे में रखने वाले थे। अनिका को बार बार अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। साथ ही साथ अनिका यह भी जानती थी कि अगर आकाश की मौत की खबर श्रेया के कानों पर पड़ी तो श्रेया और उसके होने वाले बच्चे की जान के लिए वह कितना खतरनाक हो सकता था। अनिका किसी तरह इस कैद से बाहर निकलकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना चाहती थी, मगर वह समझ नहीं पा रही थी कि अंधेरी कैद से वह किस तरह बाहर निकले। रोहित लाइफ केयर हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधे अपने उस आदमी से मिला जिसे उसने क्रिस्टोफर पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। दिल्ली के 5 स्टार होटल में एक प्राइवेट रूम में पहुंचने के बाद रोहित ने उस आदमी को कॉल करके उसी जगह पर बुला लिया। प्राइवेट रूम की बालकनी में खड़े होकर रोहित पूरे शहर को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शहर में ऐसा कौन सा दुश्मन घुस आया था जिसने रोहित की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी थी और रोहित की जिंदगी की सबसे कीमती खुशी अनिका को उससे दूर कर दिया था। अनिका के लगभग सारे दुश्मन एक एक करके खत्म हो गए थे। क्रिस्टोफर भी बदल चुका था। फिर अचानक यह कौन सा नया दुश्मन आ गया था, यह बात रोहित को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। घूम फिरकर रोहित के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, V16 पावर ड्रग। रोहित और अनिका ने यह बात पूरी दुनिया से अब तक छुपा कर रखी थी कि V16 पावर ड्रग पाने का एक बेहद आसान तरीका था जिसमें अनिका के बोन मैरो से V16 पावर ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था। यह सोच सोचकर रोहित के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी कि अगर किसी दुश्मन को इस राज के बारे में पता चल गया तो वह V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज हासिल करने के लिए अनिका की जान भी ले सकता था। स्वाति मल्होत्रा के बनाए हुए V16 पावर ड्रग के कारण अलेक्जेंडर की जान बच गई थी। कहीं ना कहीं अनिका भी V16 पावर ड्रग के चमत्कारी असर की वजह से ही इतनी मुश्किलों के बावजूद जिंदगी से लड़ पाई थी, मगर आज वहीं V16 पावर ड्रग अनिका की जिंदगी का दुश्मन बन गया था। मगर V16 पावर ड्रग अनिका के ही शरीर में मौजूद है, यह बात सिर्फ और सिर्फ रोहित और अनिका 2 ही लोग जानते थे। उनके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो यह बात जानता था। जब अलेक्जेंडर को अनिका के खून से V16 पावर ड्रग एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंजेक्ट किया गया था, तब क्रिस्टोफर को भी यही बताया गया था कि अलेक्जेंडर की जान बचाना एक चमत्कार से कम नहीं है। क्रिस्टोफर भी यह बात नहीं जानता था कि V16 पावर ड्रग आज भी दुनिया में मौजूद था। V16 पावर ड्रग का जो इंजेक्शन क्रिस्टोफर को दिया गया था वही इस दुनिया का आखिरी V16 पावर ड्रग का डोज था। यह बात पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड में फैल चुकी थी, यहाँ तक कि क्रिस्टोफर भी इसी बात को सच मान चुका था। बालकनी में खड़े होकर सोच रहे रोहित के कानों पर अचानक दरवाजे के नोक सुनाई दी। रोहित ने जब दरवाजा खोला तो रोहित का आदमी जल्दी से अंदर आया। दरवाजा बंद करते हुए उस आदमी ने बड़ी ही घबराई हुई आवाज में रोहित से कहा,
सर, मैंने क्रिस्टोफर को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्रिस्टोफर आखिर कहाँ गायब हो गया है। मैंने अपने आदमियों को पूरी दिल्ली में हर जगह छानबीन करने को कह दिया है, मगर इतने घंटे हो गए, अब तक क्रिस्टोफर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला है। रोहित की आंखों में उस आदमी को गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रोहित ने उस आदमी से खास तौर पर कहा था कि वह क्रिस्टोफर पर कड़ी नजर रखे। भले ही क्रिस्टोफर बदल गया था, मगर रोहित किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहता था। और आखिर आज वही हुआ जिसका रोहित को डर था। क्रिस्टोफर के गायब होते ही अनिका को किडनैप कर लिया गया था। धीरे धीरे रोहित के मन में ही यह ख्याल पक्का हो गया था कि हो ना हो अनिका के गायब होने के पीछे जरूर क्रिस्टोफर का हाथ था। दीवार पर अपना एक हाथ जोर से मारते हुए रोहित ने अपने आदमियों से कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस काम में मुझे जरा सी भी ढील बर्दाश्त नहीं होगी। रोहित के चेहरे पर गुस्सा देखकर रोहित के आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मगर सर, इतने वक्त से हमने क्रिस्टोफर पर नजरें जमाए रखी थी। उसकी छोटी से छोटी हरकत पर मेरे आदमियों की नज़र थी। मैं खुद इस देश से, अपने परिवार से इतना दूर रहकर हर पल बाज की तरह क्रिस्टोफर पर नजरें गड़ा कर रखा था, मगर आज पता नहीं अचानक क्या हो गया। हमेशा की तरह क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर बाबा से मिलने की जिद करने लगा। मैं अपने कुछ आदमियों के साथ क्रिस्टोफर को दिल्ली ले आया। हमेशा की तरह एयरपोर्ट पर उतरने के बाद क्रिस्टोफर हमसे अलग हो गया और हम लोग क्रिस्टोफर के पीछे उस पर नजरें जमाए हुए उसका पीछा करते रहे। अलेक्जेंडर बाबा के स्कूल के पास पहुंचकर क्रिस्टोफर हमेशा की तरह एक पेड़ के नीचे खड़ा रहा। अलेक्जेंडर बाबा के स्कूल छूटने में अभी 1-1.5 घंटे का वक्त बाकी था। हम लोग रास्ते के सामने क्रिस्टोफर पर नजरें बनाए हुए थे, मगर फिर अचानक ही सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। एक बड़ी सी बस रास्ते के बीचों बीच कुछ देर के लिए खड़ी रह गई। बस उस बस के जाते ही जब हमने देखा तो उस पेड़ के नीचे कोई नहीं था। क्रिस्टोफर वहां से गायब हो चुका था। हम लोग हर तरफ जाकर क्रिस्टोफर को ढूंढने लगे, मगर क्रिस्टोफर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा था। रोहित सर, हैरानी की बात तो यह है कि क्रिस्टोफर ने आज से पहले कभी भागने की कोशिश नहीं की थी। उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि क्रिस्टोफर कभी भी हमारी निगरानी से भागने की कोशिश करेगा। अलेक्जेंडर बाबा के लिए उसका प्यार हमें बिल्कुल सच्चा लगा था। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अलेक्जेंडर बाबा के प्यार का पर्दा डालकर वह दरअसल भागने का प्लान बना रहा था। कहीं ना कहीं रोहित भी क्रिस्टोफर की आंखों में पड़ चुका था कि वह पूरी तरह से बदल चुका था। अलेक्जेंडर का प्यार क्रिस्टोफर के लिए क्या मायने रखता था, यह तो अब रोहित भी अच्छी तरह से जानता था, मगर रोहित की आंखें धोखा कैसे खा सकती थी। अगर क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को मिलने का बहाना बनाकर भागने की प्लानिंग कर रहा था, तो जरूर क्रिस्टोफर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर फिर से किसी खतरनाक साजिश को अंजाम दे सकता था। सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिल रही थी। क्रिस्टोफर का भागना और अनिका की किडनैपिंग, इन दोनों में जरूर कोई ना कोई खतरनाक मोटिव छिपा था। यह बात अब रोहित भी जान चुका था। अपने आदमी की बात सुनते ही रोहित ने तुरंत इंपीरियल लीग के अपने साथियों को मैसेज किया। मैसेज में रोहित ने लिखा था, इट्स वार्निंग टू ऑल द मेंबर, अगर क्रिस्टोफर को अपने खतरनाक मकसद में हमारे ग्रुप का कोई भी मेंबर मदद करेगा, चाहे वह इकोनॉमिकली हो या कुछ और, यह बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे ऑर्डर को ना मानने का क्या नतीजा हो सकता है। जब इंपीरियल ग्रुप के लोगों ने रोहित का यह मैसेज पढ़ा तो एक के बाद एक ग्रुप पर सभी मेंबर मैसेज करने लगे, यह क्या कह रहे हैं आप? क्रिस्टोफर को तो मर के काफ़ी अरसा हो गया है, क्या वह अब तक जिंदा है? अलग अलग मेंबर किंग से बस एक ही सवाल पूछने लगे, क्या क्रिस्टोफर जिंदा है? इंपीरियल ग्रुप के सभी लोगों को लगा था कि V16 पावर ड्रग ना मिलने की वजह से क्रिस्टोफर की मौत हो गई थी। अलेक्जेंडर को पूरी जिंदगी गुमनामी और अंधेरे में ना गुजारनी पड़े, इसीलिए खुद क्रिस्टोफर ने रोहित और अनिका से कहा था कि वह हमेशा हमेशा के लिए लोगों की नज़रों से दूर हो जाएगा, ताकि लोग यह समझे कि V16 पावर ड्रग ना पाने की वजह से क्रिस्टोफर की मौत हो गई थी। अनिका के पास जो V16 पावर ड्रग था, उससे अनिका और रोहित ने अलेक्जेंडर को बचा लिया था। अपने ग्रुप के लोगों की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने लिखा, देखिए, आने वाले दिनों में यह दुनिया बहुत बड़ी तबाही का सामना कर सकती है, इसीलिए मैं किसी भी बात का रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर क्रिस्टोफर जिंदा है और कोई उसे मदद करने की कोशिश कर रहा है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
रोहित की बात सुनकर इंपीरियल ग्रुप के सभी लोगों ने कहा कि जब से रोहित ने खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग बंद करवाई थी, तब से लेकर आज तक किसी ने भी क्रिस्टोफर को कांटेक्ट नहीं किया था और ना ही क्रिस्टोफर ने किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। रोहित भी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि इंपीरियल ग्रुप के मेंबर किंग से इतना डरते थे कि वह चाहकर भी कभी किंग को झूठ नहीं बोल सकते थे। अगर सारे के सारे इंपीरियल ग्रुप के मेंबर सच बोल रहे थे, तो आखिर क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को फिर से कौन मजबूती दे रहा था? यह बात रोहित की समझ के बाहर थी। रोहित ने अपने बगल में खड़े आदमी से ऊंची आवाज में कहा, तुम अभी इसी वक्त जाओ और किसी भी हालत में क्रिस्टोफर को ढूंढो। अनिका को बचाने के लिए क्रिस्टोफर का मिलना बहुत जरूरी है। उस आदमी के जाने के बाद रोहित ने चिराग को कॉल लगाकर कहा, देखो चिराग, अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आने वाले कुछ दिनों तक शायद मैं ऑफिस आ ना पाऊँ। अनिका किडनैप हो चुकी है, मगर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इससे पहले कि रोहित कॉल डिस्कनेक्ट करता, चिराग ने उसे रोकते हुए कहा, रोहित सर, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल मुझे अभी अभी पता लगा है कि अनिका मैडम का शक था कि आकाश सर का एक्सीडेंट कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, उसके पीछे किसी की गहरी साजिश थी। हालांकि अब तक रोहित भी यह बात अच्छी तरह से जान चुका था, मगर रोहित ने चिराग को बिना कुछ बताए फोन पर कहा, अच्छा, हो सकता है वह एक बहन है, अपने भाई का इस तरह का एक्सीडेंट देखेगी तो इस तरह के ख्याल आना पॉसिबल है। फोन पर कुछ देर शांत रहने के बाद चिराग ने धीमी और दबी हुई आवाज में रोहित से कहा, मगर सर, बात यह है कि मैंने यह भी सुना है कि मैडम को यह भी शक था कि शायद आकाश सर का एक्सीडेंट आपने करवाया है। चिराग की यह बात सुनकर रोहित शॉक हो गया। चिराग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पिछले दिनों गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली थी और बाजार में यह बात फैली है कि आप अपनी कंपनी को वापस नंबर 1 पर लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे लगता है हमारे दुश्मनों ने इसी बात का फायदा उठाकर मैडम के कान भरने की कोशिश की थी। चिराग की बात सुनकर रोहित अपने सामने लगे आईने में फटी हुई आंखों से अपने आप को देखता रहा। वहां अंधेरे कमरे में अनिका काफी वक्त तक एक कोने में आंखें बंद करके बैठी रही, मगर तभी अचानक अनिका को एक तेज बदबू का एहसास हुआ। एक डॉक्टर होने के नाते उस बदबू को महसूस करते ही अनिका चौंक कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। उस बदबू का एहसास होते ही अनिका समझ गई थी कि अंधेरे कमरे में इस वक्त एक लाश मौजूद थी। हर गुजरते पल के साथ बदबू और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। अनिका को पक्का विश्वास था कि कमरे में आसपास कहीं कोई लाश थी। उसकी वजह से हर पल बदबू और ज्यादा तेज होने लगी थी। धीरे धीरे अनिका का सर भारी लग रहा था। अनिका ने सोफे से दरवाजे तक के कदम गिन कर रखे थे। अनिका दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। अनिका जानती थी कि सड़ती हुई लाश से काफी जहरीले गैस पैदा होते थे। अगर ज्यादा देर तक कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में फंसा रहे तो जहरीले गैस की वजह से वह इंसान घुट घुट कर दम तोड़ सकता था। अनिका जानती थी कि उसे अपनी सांसों पर कंट्रोल करना होगा। अगर अनिका ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि जहरीले गैसों का असर अनिका के शरीर पर कम वक्त में ही हो। अनिका जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी, मगर जब दरवाजे पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अनिका समझ गई कि उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। अनिका फिर से कदमों की गिनती करते हुए सोफे तक पहुंची और इस बार पहले से भी ज्यादा तेजी से दीवार पर हाथ रखकर किसी खिड़की या वेंटिलेशन को ढूंढने की कोशिश करने लगी। अनिका बार बार अपने हाथों को पटक कर दीवार पर किसी भी तरह की खिड़की ढूंढने की कोशिश करने लगी। कुछ वक्त के बाद अनिका को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अनिका खुद डॉक्टर थी, इसीलिए समझ पा रही थी कि उसके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी कम हो गई थी। तेज जहरीले गैस की वजह से अनिका को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अचानक ही अनिका चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। अंधेरे कमरे में अनिका यह भी नहीं जानती थी कि वह किस तरह अपने आप को बचाने के लिए कोई कदम उठाए। अनिका के माथे से लगातार पसीना बहने लगा था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। तेज रोशनी की वजह से अनिका की आंखें अपने आप बंद हो गई। अनिका कई घंटे से अंधेरे कमरे में कैद थी। अचानक आंखों पर गिरी रोशनी की वजह से अनिका की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। लगभग बेहोश अनिका की आंखों के सामने अनिका को दरवाजे से आ रही रोशनी के बीच कुछ औरतों के कमरे में आने का एहसास हुआ। वो ना तो किसी का चेहरा देख पा रही थी
और ना ही उसे उन औरतों का पहनावा दिखाई दे रहा था, मगर अनिका को कहीं ना कहीं यह यकीन था यह वही औरतें थी जो अनिका को आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट पर मिली थी। कुछ देर बाद फिर से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। इससे पहले कि अनिका उन औरतों में से किसी का भी चेहरा देख पाती, फिर से अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अनिका जानती थी कि लगभग 8-10 औरतें कमरे के अंदर आई थी। अचानक कुछ सेकंड बाद अनिका की आंखों पर फिर से जोरदार रोशनी पड़ी। इस बार कमरे में आई औरतों में से किसी एक ने अनिका के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी की थी, जिससे वह लोग अनिका को अच्छी तरह से देख पाएं। अनिका कुछ देर तक अपनी आंखों के आगे अपना एक हाथ रखकर आंखों में तेजी से पड़ रही रोशनी से बचने की कोशिश करती रही। फिर अचानक अनिका के कानों पर एक औरत की भारी पहाड़ी आवाज़ पड़ी, रोशनी से जितना दूर भागोगी अंधेरा तुम्हारा हमदर्द बनता जाएगा, और मेरा यकीन करो अंधेरे से ज़्यादा अच्छा दोस्त तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। उस औरत की बात सुनते ही अनिका ने उस औरत से कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? और इस तरह मुझे यहाँ कैद करने का क्या मतलब है? अनिका की बात सुनकर अचानक ही अनिका को अपने कानों पर तेज हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। जिस औरत ने अनिका से अभी अभी बात की थी वह जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगी। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उस औरत ने अनिका से कहा, वाकई आजकल की लड़कियों में तुम काफ़ी तेज हो। अभी तो मुलाकात को 2 पल भी नहीं बीते, तुम तो कहानी के अंजाम तक पहुंचना चाहती हो। जरा सब्र रखो, तुम नौजवान लड़कियों का यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किसी भी बात में तुम लोग सब्र नहीं रख सकते, और एक हम हैं जो इतने साल गुमनामी के अंधेरों में गुजार दिए हैं, मगर फिर भी आज तक इंतजार कर रहे हैं। अनिका ने भी इस बार तेज सांसें लेते हुए अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, किस चीज़ का इंतजार है तुम्हें? क्या चाहती हो तुम? कौन हो तुम? अनिका के चेहरे पर टॉर्च की लाइट पड़ रही थी, जिसकी वजह से अनिका को आंखें खुली रखने में बेहद दिक्कत हो रही थी। मगर अनिका को महसूस हुआ कि जो औरत उसके साथ बातें कर रही थी वह अचानक अपनी जगह से खड़ी होकर अनिका के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। साथ ही साथ उस औरत के हाथों में पड़ी हुई टॉर्च की रोशनी भी अनिका के चारों तरफ घूम रही थी। जैसे ही एक पल के लिए उस टॉर्च की रोशनी अनिका की आंखों से हटी, अनिका ने देखने की कोशिश की कि आखिर वह किस तरह की कमरे में कैद थी और वह कौन लोग थे जिन्होंने अनिका को किडनैप किया था। बस कुछ ही सेकंड की रोशनी में अनिका ने देखा कि वह एक बेहद पुराने किस्म के एक कमरे में मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा पुराने जमाने में किसी राज दरबार का हिस्सा था। चारों तरफ पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी और दीवारों पर शिकार किए हुए जानवरों के सर भी नजर आ रहे थे। हल्की दूधिया रोशनी में अनिका ने देखा कि सारी की सारी औरतों ने घूंघट ओढ़ रखा था। जब अनिका की नज़र अपने आप पर पड़ी तब अनिका यह देखकर भी हैरान हो गई कि उन औरतों ने बेहोशी की हालत में अनिका को भी ठीक उसी तरह के कपड़े पहनाए थे जिस तरह के कपड़े उन्होंने खुद पहने थे। कुछ सेकंड बाद अचानक ही अनिका के चेहरे पर फिर से उस टॉर्च की रोशनी पड़ने लगी। तेज रोशनी की वजह से फिर से अनिका की आंखें बंद हो गई। अनिका के सामने खड़ी औरत ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से कहा, मुझे तुमसे तुम्हारी दौलत छीनने का कोई शौक नहीं है, बस मुझे वह जड़ी बूटी दे दो जिस जड़ी बूटी के सहारे तुम आने वाले कई सालों तक इस दुनिया पर राज करने के ख्वाब देख रही हो। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह औरत कौन सी जड़ी बूटी की बात कर रही थी। अनिका ने उस औरत की बात पर अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सी जड़ी बूटी? पूरी दुनिया पर राज करने की बातें? यह सब क्या कह रही हो तुम? जैसे ही अनिका ने यह बात कही, अचानक अंधेरे में अनिका के चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ किसी ने जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था, अनिका के कान बिल्कुल सुन पड़ गए। अंधेरे की वजह से अनिका यह जान भी नहीं पाई कि अचानक उस पर किसने और कहां से अटैक किया था। जमीन पर गिरी अनिका ने कुछ सेकंड बाद अपने आप को संभालते हुए अंधेरे में जलती हुई टॉर्च की ओर देखकर कहा, अंधेरी का सहारा लेकर हमला करने वाले लोग बुजदिल होते हैं। अगर हिम्मत है तो एक टॉर्च मेरे हाथों में भी दे दो, फिर तुम जितनी भी औरतें यहाँ मौजूद हो सब मिलकर भी मुझसे बराबरी का मुकाबला नहीं कर पाओगी। फिर अचानक ही अनिका को महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ी औरत फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गई और टॉर्च की तेज रोशनी अनिका की आंखों में मारते हुए कहने लगी, अरे भाई, हम अच्छी तरह से जानती हैं कि तुम कितनी ताकतवर हो, मगर यह तुम्हारी ताकत इस जड़ी बूटी की देन है ना? बस यही जड़ी बूटी मैं भी चाहती हूँ।
वह तुम्हारे साइंस में क्या है कहते हैं उस जड़ी बूटी को? हाँ, V16 पावर ड्रग। यह नाम सुनते ही अनिका के होश उड़ गए। अनिका और रोहित ने हमेशा ही दुनिया के सामने यही बात प्रेजेंट की थी कि अलेक्जेंडर को बचाने में V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज खत्म हो चुका था और अब दुनिया में V16 पावर ड्रग का नामो निशान मिट चुका था। फिर अचानक इस गांव की औरतों को V16 पावर ड्रग के बारे में कैसे पता चला? यह बात अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए अचानक ही चेयर पर बैठी उस औरत ने कहा, देखो इतनी प्यारी और भोली शक्ल है तुम्हारी और यह मासूम बड़ी बड़ी आंखें, यह चाहकर भी कुछ नहीं छुपा सकती। लोग हमेशा कहते रहे कि वह जड़ी बूटी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, मगर मैं अच्छी तरह से जानती थी कि इतनी आसानी से वह जड़ी बूटी खत्म नहीं हो सकती। बनाने वाली इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि इतनी बेशकीमती चीज़ इतनी कम मात्रा में बनाए। अनिका ने अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करते हुए उस औरत से कहा कि तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन से ड्रग की बात कर रही हो तुम? देखो, अगर तुम कोई ड्रग डीलर हो तो मैं तुमसे कह देती हूँ कि तुमने गलत इंसान को किडनैप किया है और यह मत समझना कि मुझे धोखे से इस अंधेरे कमरे में रखकर तुम लोग अपनी पहचान छुपा लोगी। तुम शायद मेरे बारे में एक बात नहीं जानती, मैं एक स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर रह चुकी हूँ। तुम लोगों को बहुत ही आसानी से पकड़ लूँगी। जैसे ही अनिका ने यह बात कही, अनिका के कंधे पर किसी ने जोर से वार किया। वार इतना तेज और घातक था कि अनिका अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। अनिका अपना एक कंधा पकड़कर दर्द के मारे अपना सर झुकाकर तेज सांसें लेने लगी। तभी उस औरत ने बड़ी सख्ती से अपनी साथी से कहा, यह क्या कर रही हो तुम? क्या तुम जानती नहीं यह कोई मामूली लड़की नहीं है। स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर होने के साथ साथ यह लड़की अंग्रेजी कुश्ती भी जानती है, काफ़ी ताकतवर है। तुम ठहरी देसी औरतें, सारे देसी नुस्खे आते हैं तुम भले ही आज की दुनिया में सार्क कुश्ती जानने वाली अकेली औरत हो, मगर यह लड़की नए जमाने की कुश्ती जानती है। वह क्या कहते हैं उसे? जूडो कराटे। ये काफ़ी मर्दों को भी कुछ पल में ज़मीन पर पटक देती है ये औरत। आदिनाथ को भी इसी ने अपने हाथों से कुश्ती में हराया था। आदिनाथ का नाम सुनकर अनिका की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। जो औरत अनिका के सामने खड़ी थी उसे अनिका की बीती जिंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी। इसका सीधा सीधा यह मतलब था कि अनिका की किडनैपिंग के पीछे कई दिनों की, कई महीनों की प्लानिंग थी। इन सब के बीच अनिका ने एक और बात महसूस की। वह बदबू जो अनिका इन औरतों के आने से पहले महसूस कर रही थी, वह बदबू अब गायब हो चुकी थी। उस बदबू की जगह पर पूरे कमरे में अचानक ही एक महक फैल गई थी। वह महक काफ़ी अजीब किस्म की थी। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी खास किस्म के फूलों को मिलाकर कोई अगरबत्ती तैयार की गई थी, जिसमें से वह महक कमरे में हर तरफ फैल चुकी थी। अनिका खुद भी आयुर्वेद और पौराणिक जड़ी बूटियों के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। उस महक से अनिका को अंदाजा हो गया था कि उन औरतों ने वह अगरबत्ती खुद अपने हाथों से बनाई थी। ऐसी किस्म की खास खुशबू कभी बाजार में नहीं मिल सकती थी। अनिका अब तक इतना जान चुकी थी कि उन औरतों के चुंगल से अगर उसे बचना था तो उसे किसी भी हालत में उन औरतों से लड़कर उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलना था। अनिका के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो लोग अनिका की ताकत से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ थी। उन औरतों की शारीरिक शक्ति और हड्डियों की मजबूती आम औरतों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी, मगर अनिका फिर भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि वह अकेले ही उन सबको हरा सकती थी। बस अनिका का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन था अंधेरा। उन औरतों के हाथों में टॉर्च थी और अनिका को वह लोग अच्छी तरह से देख सकते थे, मगर जैसे ही वह औरतें अनिका की आंखों में टॉर्च फेंकती थी, अनिका के लिए उन्हें देख पाना नामुमकिन हो जाता था। मगर किसी तरह अपने कंधे के दर्द को एक गहरी सांस में अपने अंदर समाकर अनिका एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई और अंधेरे में अचानक यहाँ वहाँ अपने हाथ और पाँव से हमला करने लगी। जवाब में उन औरतों ने भी अनिका पर तेजी से हमला करना शुरू किया। कुछ देर की लड़ाई के बाद अचानक अनिका के पांव किसी चीज़ से टकराए और अनिका जमीन पर जोर से गिरी। इस बार अनिका को यकीन हो गया था कि जिस चीज़ पर वह गिरी थी वह कमरे में मौजूद किसी की लाश थी। हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।